चलिए फिर शुरू करते हैं आज इन्वायरमेंट का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर आप सभी ने देख लिया होगा, इकोलॉजी को हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में बायोडायवर्सिटी वाला जो चैप्टर है इस बुक में जो दिया हुआ है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और डिस्कशन में वो बातें याद रखी जाएंगी कि जो हमारे एग्जाम में लगातार रिपीट होती हैं। याद रखना 10 से 12 प्रश्न आएगा, वहां से 8-9 प्रश्न आपको यहां से कर लेना है और यहां से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस जितने भी इन्वायरमेंट के डिस्कस किए जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थिंकर बेस्ड होते हैं, उन्हें छोड़ देने में ही भलाई होती है ना, पूरे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं, कट ऑफ भी इतनी नहीं जाती है भाई। तो सबसे पहले देखो, जो पिछला वीडियो कराया है अगर उसको देखा हुआ है तब आप यह दूसरा वीडियो करना, नहीं तो पहले पहला वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें वहां से कनेक्टेड होंगी यहाँ बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में। दूसरी बात यह होती है कि जो बातें यहां पर देखो बीच बीच में पूछी जाए ना आपसे, वो कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर देना है। अगर आंसर नहीं दोगे तो आगे फिर वीडियो बनाने में मजा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना इन्वॉल्वमेंट भी रखना चाहिए, ठीक। दूसरा यार, पेपर देना है तो जो चीजें पूछी जाएंगी वो जरूरी ही पूछी जाएंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो शुरू करें फिर हम जैव विविधता वाला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जैव विविधता होता क्या है ना, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर यहां से हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जहां से लगातार आयोग प्रश्न बनाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगालो और वहां से समझो कि जो बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आंसर आप तभी दे पाओगे जब वो कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लियरिटी रहेगी। तो यहां कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों पार्ट पर यहां डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, ये देखो जैव विविधता का पार्ट है जो यहां पर दिया हुआ है, इन सब बातों को हम अभी डिस्कस करते हैं एक अलग स्लाइड पर। फिर आप जाना इस बुक को पढ़ना बिल्कुल मक्खन की तरह, सारे जो फैक्ट्स हैं, सारी जो बातें यहां पर दी हुई हैं वो एकदम आपकी रिटेन हो जाएंगी, बढ़िया से रिवाइज हो जाएंगी। शुरू करें, शुरू करते हैं भाई बायोडायवर्सिटी से। क्या होता है जैव विविधता? तो जैव विविधता को समझने के लिए आपको पहले बायोस्फीयर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। क्या था वहां पर? जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यहां जहां जीवन होता है वही आपका बायोस्फीयर कहलाता है। समझ में आया? इसी बायोस्फीयर में जितनी आपकी बायोटिक डायवर्सिटी है, जितनी जैविक विविधता है, वो सारी की सारी अगर उठाकर जोड़ दोगे आप तो वो उस क्षेत्र विशेष की बायोडायवर्सिटी हो जाएगी। यही काम जब विश्व के स्तर पर करोगे तो वह विश्व की जैव विविधता हो जाती है। जब यही काम आप भारत के स्तर पर करोगे, यानी कि भारत के स्थल मंडल को, जल मंडल को और वायुमंडल को, है ना, इनका जो संक्रमण क्षेत्र है, इसके बायोस्फीयर को उठाकर के आपने देखा और इसकी जैव विविधता को या इसकी बायोटिक डायवर्सिटी को आपने ऐड कर दिया, तो वो भारत की बायोडायवर्सिटी कहलाती है। समझ में आया कि जैव विविधता क्या होता है? लेकिन क्या ये आपसे एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा, ये केवल आपकी समझ के लिए था। फिर पूछेगा क्या? पूछेगा यह कि जो बायोडायवर्सिटी है, यह शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? ध्यान से सुनना, यह शब्द सबसे पहले दिया था रोशन महोदय ने। क्या नाम था इनका? रोशन। फिर उसके बाद इन्होंने केवल शब्द दे दिया बताया कुछ नहीं कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है। तो बायोडायवर्सिटी की जो ये व्याख्या की गई थी, जो व्याख्या हमने पीछे पढ़ी, आखिर ये बायोडायवर्सिटी होता क्या है, तो ये व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना, ये व्याख्या देने वाले जो महोदय थे वो थे विल्सन महोदय। क्या नाम था? विल्सन महोदय। अब देखो, हमें करना है याद, तो कोई ना कोई आपको एक तरीका दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि जब वहां एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस में रोशन और विल्सन रहे तो विल्सन तक आप पहुंच सको। इसके लिए देखो आपको यहां तरीका बताए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम में वहां याद रहेगा। आपने लिखा बायोडायवर्सिटी, यहां पे कीवर्ड पकड़ा हमने बायो, है ना। देखो कहानी सुनो ध्यान से। बायो क्या होता है? बायो ज्यादातर कौन लेता है? बायो ज्यादातर लड़कियां लेती हैं, है ना, जो एक हमारे यहाँ पर एक कल्चर है इस तरीके का। तो हम केवल ट्रिक के लिए इसको देखो बना रहे हैं, और समझना इस चीज को थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के साथ समझोगे, ट्रिक बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बायो ज्यादातर कौन लेता है? बोले लड़कियां लेती हैं। लेकिन बोले हमारी जो विल है, हमारी जो विल का मतलब क्या होता है? इच्छा है। हमारी विल है कि हमारा जो सन है वह भी बायो ले आगे, ठीक है। तो हमारी विल है कि हमारा सन जो है आगे बायो ले। तो अब हमें बायोडायवर्सिटी को पूछा जाएगा किसने इसे पॉपुलराइज किया, तभी क्या होगा? बायो जो है पॉपुलर होगी, ठीक है। बायो पॉपुलर कब हो सकती है? जब हमारी इच्छा है कि हमारा सन, हमारा बेटा यानी कि वह भी क्या करे? बायो ले। तो हमें याद हुआ कि बायोडायवर्सिटी जो पॉपुलर किया था वो महोदय थे विल्सन। अब कभी भी एग्जाम में देखो, एग्जाम में हमें आंसर मारना है, ये मतलब नहीं रखना कि ये जो फर्जी की ट्रिक बताई गई है ये काम नहीं आएगी, लेकिन कम से कम आपके एग्जाम में वो आंसर सही होगा। तो जैसे ही अब कोई पूछेगा बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने पॉपुलराइज किया था, तो विल्सन महोदय ने किया था। विल्सन, तुरंत इसको रुक के पढ़ना है, विल्सन। वैसे ही दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? तो देखो यहां से प्रश्न बनता है, अब गलत नहीं होगा। और शब्द दिया रोशन महोदय ने। फिर बात आती है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये है आपकी डेट है 22 मई की, ठीक है। इसको समझते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछता है। इस दिन हम अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। बोले इस दिन
थीम क्या रहती है? करंट में भी देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वर्ष 2024 का जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, इस दिन की थीम क्या थी? तो थीम थी बी द पार्ट ऑफ प्लान। क्या थीम थी? बी द पार्ट ऑफ प्लान। हिंदी मीडियम वालों में देखो ये लिखा होगा कि योजना का हिस्सा बने। तो कोशिश करना ये जो ओरिजिनल थीम रहती है, जो इंग्लिश में रहती है, वो ट्रांसलेटेड होती है, तो इसी को याद किया करो। क्या होती है? बी द पार्ट ऑफ प्लान। और कब मनाया जाता है? 22 मई को। यहां ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इस दिन घोषणा की गई कि 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो 29 दिसंबर को मनाते हैं। ये बोले क्यों मनाते हैं 29 दिसंबर को? इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी यह है कि जैव विविधता पर एक कन्वेंशन आता है, जिसे आप जानते हो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, पहले सुन लो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो देखो, जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, ये लागू होता है 29 दिसंबर 1993 को। बोले इसी कारण से कुछ देश ऐसे हैं जो 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार माना जाए और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ही हम लोग भी मनाते हैं, कब? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्लियर? थीम क्या है इसकी? बी द पार्ट ऑफ प्लान। याद रखना, इससे एक दो क्वेश्चन हो सकता है यहीं से देखो पूछ ले। अगर करंट में भी यहां से क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से उठाएगा तो यही प्रश्न उठाएगा, या तो पूछेगा किस दिवस, कौन सा दिन है जब हम मनाते हैं ये अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, या थीम आपसे पूछेगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे जो टॉपिक कवर किया गया है मैगजीन में ही कवर है, उसी को हम यहां समझते चल रहे हैं अलग से। ठीक, फिर उसके बाद आप मैगजीन पढ़ना जा करके। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो कितने प्रकार से बायोडाइवर्सिटी किसी भी स्थलखंड की हो सकती है। यहां समझो 3 प्रकार से देखो आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक है आपकी पारितंत्री, जिसे बोलते हो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दूसरी कौन सी है? दूसरी कहलाती है आपकी प्रजाति। ठीक है, जो स्पेसीज है ना। दूसरी कौन सी है? प्रजाति विविधता, आप जानते हो। तीसरी है अनुवांशिक विविधता, जिसे आप जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हो। 3 तरीके की जैव विविधता होती है आपकी। एक इकोसिस्टम यानी कि पारितांत्रिक जैव विविधता, दूसरी स्पेसीज जैव विविधता जो आपकी होती है प्रजाति जैव विविधता, तीसरी अनुवांशिक जो आपकी जेनेटिक होती है। इसको आ जाओ समझ लेते हैं। देखो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो भी उसके इकोसिस्टम के आधार पर हम तय करते हैं कि कितनी वहां पर पारितंत्री जैव विविधता है। जैसे एक हम भौगोलिक क्षेत्र लेंगे, वहां पर कई सारे इकोसिस्टम मौजूद हैं। इकोसिस्टम मत कहना कि समझा दो, पिछले वीडियो में इसीलिए समझाया कि इकोसिस्टम क्या होता है। जहां बायोटिक और अबायोटिक दोनों का इंटरेक्शन होता है, वहीं पर इकोसिस्टम का निर्माण होता है। क्लियर? तो देखो, जितने भी इकोसिस्टम ज्यादा होंगे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जितने ज्यादा इकोसिस्टम उतनी ज्यादा वहां की डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ? फिर आते हैं स्पेसीज पर। अब देखो, स्पेसीज को समझना है तो एक इकोसिस्टम को उठाया, और एक इकोसिस्टम में जितनी स्पेसीज होंगी, समझे कि नहीं बात को? एक इकोसिस्टम में, किसी क्षेत्र विशेष के इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पेसीज में देखो, वहां मानव है, वहां कुत्ता है, वहां मछली है, वहां घोड़ा है, ये सब क्या है? सबकी स्पेसीज अलग अलग है। तो जितनी ज्यादा स्पेसीज होंगी किसी क्षेत्र विशेष में, उस क्षेत्र की उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो यहां समझ में आया कि स्पेसीज डाइवर्सिटी कैसे काउंट होती है। फिर बात आती है जेनेटिक। अब जेनेटिक क्या है? हमने एक स्पेसी उठाई और एक स्पेसी के देखे कितने जीन्स हैं, है ना, कितनी जेनेटिक, कितनी अनुवांशिक विविधता है। कैसे? यहां से हमने मान लो आम को उठा लिया। अब बोले कोई एक क्षेत्र विशेष है जहां एक ही तरीके का आम है, और कोई ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां लंगड़ा आम भी है, दशहरी आम भी है, चौसा आम भी है। ये क्या है उसकी? ये उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है आम की। समझना बात को ध्यान से। तो ये उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इसीलिए उस क्षेत्र विशेष में जो विविधता है वो और ज्यादा पाई जाएगी। क्योंकि यहां तो स्पेसीज की डाइवर्सिटी भैया एक ही स्पेसी है मान लो आम की, लेकिन आम के अंदर भी कई सारे जीन्स है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो वह होती है तीसरी आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसको अगर मोटा मोटा समझो तो सबसे बड़ा भाग होता है आपका क्या? पारितांत्रिक डाइवर्सिटी। पारितांत्रिक डाइवर्सिटी इकोसिस्टम जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम के अंदर ही आपका होता है स्पेसी डाइवर्सिटी। ठीक है, और स्पेसीज डाइवर्सिटी के अंदर ही होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? इजीली समझ में आ गया होगा कि 3 तरीके से जो जैव विविधता को हम लोग मेजर करते हैं, मेजर नहीं, यहां पर हम 3 तरीके से जो जैव विविधता को काउंट करते हैं वो कैसे जानी जाती है, यह समझना है जो बुक में आपकी दी हुई है। अब भैया किसी क्षेत्र विशेष की जो डाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी को काउंट करने के लिए, है ना, मेजर करने के लिए कोई पैमाने हैं? बोले बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं? देखो, मेजरमेंट जो होता है 3 तरीके से होता है। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा। थोड़ा सा टफ है, मतलब टफ नहीं, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसानी समझ में आएगा। देखो ध्यान से यहां पर। अब बोले अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी क्या होता है। ये कॉन्सेप्चुअल देखो टॉपिक्स होते हैं सारे, बहुत आसानी से अगर आपने समझ लिए तो कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। यहां से कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा, जरूरी नहीं है कि जो पीछे पूछा गया है सेम रिपीट हो। घुमा दिया अगर थोड़ा सा उसने, अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो फिर आपको कैसे भी घुमा दे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो समझते हैं भाई ये अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी को अगर समझना है तो किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे हमने देखा किसी क्षेत्र विशेष में जो वहां पर जितनी स्पेसीज पाई जाती हैं किसी इकोसिस्टम में,
ध्यान से सुनना, किसी इकोसिस्टम में जितनी भी आपकी स्पेसीज पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती हैं। अब बोले ठीक है, यहाँ एक ही इकोसिस्टम ले रहे हैं हम, है ना, ले रहे हो कि नहीं? तो याद रखना अल्फा और बीटा में ये अंतर है कि यहाँ पर केवल एक ही इकोसिस्टम लिया जाएगा और एक इकोसिस्टम में जितनी भी स्पेसीज होंगी वो उस क्षेत्र विशेष की डाइवर्सिटी होगी, वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी। फिर बीटा कौन सी होती है? बोले बीटा डाइवर्सिटी में हम दो इकोसिस्टम लेते हैं। दो इकोसिस्टम का मतलब है तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम निकालते हैं किसी क्षेत्र विशेष पर। जब बीटा डाइवर्सिटी आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ इस क्षेत्र की बीटा बायोडायवर्सिटी कितनी है, तो वहां हम दो इकोसिस्टम लेंगे। दो इकोसिस्टम में एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने देखो ये स्थलखंड का ले लिया है ना, जो हमने को स्थलखंड वाला ले लिया एक इकोसिस्टम, एक इसके पास में ही था जलखंड, एक यह इकोसिस्टम ले लिया वाटर वाला। तो हमने एक सरफेस वाला लिया, एक हमने लिया वाटर वाला। अब देखते हैं यहां पर जो बीटा डाइवर्सिटी है ये कैसे निकाली जाती है। यहां पर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ता, हाथी, है ना, और मेढक, और यहां पर मछली, केकड़ा, मेढक। ध्यान से सुनना, वो रिपीट बोला है इसीलिए बोला है ताकि बीटा डाइवर्सिटी समझ में आ जाए। यहां कुत्ता, हाथी और मेढक, और यहां पर भी मछली, केकड़ा और मेढक। बोले फिर यहाँ की बीटा डाइवर्सिटी कैसे निकालोगे? देखो यहाँ एक स्पेसी जो है मेढक, वो दोनों जगह पर सेम सेम क्या हो रही है, एक जगह पर एक ही स्पेसी दोनों जगह पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है जब बीटा डाइवर्सिटी आपको निकालना है तो मेढक को दो बार नहीं केवल एक बार लिखना है। तो हम टोटल जब यहाँ की बीटा डाइवर्सिटी किसी को बताएंगे तो हम बताएंगे देखो वहां कुत्ता की स्पेसी है, वहां हाथी की स्पेसी है, मछली की है, केकड़ा की है और मेढक की है। मेढक को कितनी बार बताया? एक बार बताया। यहां समझने की कोशिश करना बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, तो एक बार केवल काउंट किया जाए, यानी कि जो कॉमन वाली चीजें होती हैं, जो कॉमन स्पेसीज होती हैं, वो बीटा डाइवर्सिटी में हम काउंट नहीं करते हैं, केवल एक बार काउंट करते हैं। फिर गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? गामा में ये होता है देखो यहाँ की जितनी स्पेसीज हैं और जितनी यहाँ की स्पेसीज हैं टोटल ऐड कर देनी है। मेढक अगर दो है, एक स्थलखंड पे और एक आपका जलखंड, दोनों जगह पर है ना, स्पेसी भले ही सेम है लेकिन काउंट आपको टोटल करनी है। तो बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष की अगर पूछा जाए एक्चुअल डाइवर्सिटी कैसे पता चलती है, तो इसी गामा डाइवर्सिटी से पता चलती है। समझ में आया? तो मेजरमेंट अल्फा डाइवर्सिटी का कैसे किया जाता है, बीटा का कैसे किया जाता है, गामा का कैसे किया जाता है। यहां पर देखो हम दो जो हैं इकोसिस्टम, इसका कंपैरेटिवली देखते हैं कि वहां पर कितनी डाइवर्सिटी है, और जो अल्फा है यहां पर हम सिंगल इकोसिस्टम में देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कितनी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। समझ में आ गया भाई? मेजरमेंट के स्तर पर इतना ही कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर रहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक यहां कवर किया गया है वो है भाई हॉट स्पॉट। अब देखो हॉट स्पॉट को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं वो एक बार देख लेनी चाहिए जो बुक में अपने कवर की गई हैं। इनको एक बार समझ लेंगे क्योंकि हॉट स्पॉट में भी इसकी चर्चा आएगी, है ना। जैसे इंडेमिक स्पेसीज की चर्चा आएगी। अब इंडेमिक स्पेसीज आ जाओ पहले देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रजातियां होती हैं जिनके बारे में आपसे लगातार एग्जाम में इन टर्मिनोलॉजीज पर क्वेश्चन बनते रहे। अब इन टर्मिनोलॉजीज की समझ होनी चाहिए तो फिर आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पेसीज होती हैं, वो अच्छे से देखो कवर की गई हैं। इस पेज पर आ जाओ। तो सबसे पहले आपकी दी हुई है इंडिकेटर स्पेसीज। आप समझेंगे यहां पर जो दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ लेना है, लेकिन यहां पर पहले समझ लेना है। इंडिकेटर स्पेसीज वो होती हैं जो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इंडिकेटर जो स्पेसीज हैं इंडिकेट कर देंगी कि भैया पोल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए हम जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस बात का इंडिकेशन दे देती हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है लाइकेन। अब लाइकेन्स वगैरह क्या होते हैं? अगर पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ने के दौरान लाइकेन्स खत्म होने लगते हैं, खत्म होंगे तो हमें पता चल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि भैया वहां का एनवायरनमेंट जो है दूषित हो रहा है। इसीलिए इन स्पेसीज को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर स्पेसीज बोला जाता है। दूसरी आती है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला क्या काम करता है? बोले अम्ब्रेला के नीचे ही तो हम लोग रहते हैं। ऐसे ही वो स्पेसीज जिनके नीचे बड़ी बड़ी स्पेसीज होती है, जिनके नीचे छोटे छोटे जीव रहते हैं, उन्हें ही बोलते हैं अम्ब्रेला स्पेसीज। जैसे घने घने जंगल, बड़े बड़े जीव, जैसे है ना, उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जीवित रहते हैं। वैसे बड़े बड़े घने जंगल है, उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जीव और वनस्पतियां जीवित रहती हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है अम्ब्रेला स्पेसीज। तीसरी आती है स्थानिक प्रजाति, इंडेमिक स्पेसीज। देखो ये आएगी, चर्चा होगी अभी जब हॉट स्पॉट करेंगे। इंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो किसी उसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि जो उसी क्षेत्र विशेष में ही केवल देखने को मिलती है, वो स्पीसी और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे नीलगिरी ताहर है मान लो, तो ये नीलगिरी के क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगी। एशियाई शेर है गिरी के। अब गिरी के जो क्षेत्र है ना, गिरी के जंगल हैं, वहीं पर ही ये गिरी के एशियाई क्षेत्र मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं आपको मिलेंगे। तो ये वहां की इंडेमिक स्पीसीज हो गई, यानी कि ये उस स्थान की जो स्थानीय प्रजाति नाम ही इसका कि उसी केवल उसी स्थान पर देखने को मिलेगी। चौथी यहां पर दी हुई है फाउंडेशन स्पेसीज। फाउंडेशन स्पेसीज वो होती है जो किसी दूसरी प्रजाति को आश्रय देती है रहने के लिए। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? आपने पढ़ा होगा
कोराल में, है ना। कोराल में क्या होता है, कोरल जो होता है वो जूजेंथली एल्गी को रहने के लिए आवास देता है, जगह देता है। तो कोराल क्या हो गई, फाउंडेशन स्पेसीज हो गई। क्लियर बात है। तो इस तरीके से देखो फाउंडेशन स्पेसीज क्लियर हुआ। लास्ट दी हुई है फ्लैगशिप स्पेसीज। फ्लैगशिप होती है कि वो स्पेसीज होती हैं जो किसी क्षेत्र की पहचान होती हैं। कैसे भैया, देखो जो बंगाल टाइगर है, एक बात बताओ, एग्जांपल लेते हैं बंगाल टाइगर का। जैसे ही कोई आपके सामने बंगाल टाइगर बोलता है तो आपके दिमाग में बंगाल का क्षेत्र आ जाता है, तो इसलिए वहां की ये फ्लैगशिप स्पेसीज हो गई। ठीक है, तो बंगाल टाइगर क्या हो गई, फ्लैगशिप स्पेसीज हो गई। अब हाथी, सवाना हाथी आप बोलते हो तो आपके दिमाग में सवाना का क्षेत्र आ जाता है, तो सवाना हाथी क्या हो गया, एक फ्लैगशिप स्पेसीज हो गई। क्लियर, बात क्लियर हो गई। ये सारी जो महत्वपूर्ण स्पेसीज दी हुई हैं ये समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये एंडेमिक स्पेसीज के कारण ही हॉट स्पॉट जब समझेंगे ना, जब हॉट स्पॉट समझने के लिए एंडेमिक स्पेसीज आनी चाहिए थी समझ में। क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि हॉट स्पॉट देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हॉट स्पॉट का सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें वो सारे क्षेत्र यहां पर काउंट किए जाते हैं जहां की जैव विविधता, जहां की बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत ज्यादा समृद्ध है, लेकिन संकटाग्रस्त भी है। यानी कि इस जो बायोडायवर्सिटी को, रिच बायोडायवर्सिटी को संकट भी है ना। इसलिए इसको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। पहले तो इसको फिगर आउट करो कि कितने हॉट स्पॉट हैं, फिर उसके हिसाब से यहां संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। तो इस आधार पर सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया नॉर्मन मायर्स के द्वारा, यह दिया गया हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट। ये पूछा जाता है, लिख लेना, नॉर्मन मायर्स लिखा हुआ है हालांकि। तो नॉर्मन मायर्स महोदय ने बताया कि भैया देखो जो कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं और ये संकटाग्रस्त भी हैं, साथ ही साथ ये संकटाग्रस्त भी, यानी कि इनके ऊपर संकट भी है, तो इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर बताए होंगे ना इन महोदय ने। तो क्या पैरामीटर बताए इन्होंने, पहला पैरामीटर बताया कि देखो वहां पर 1500 जो है इंडेमिक स्पेसीज रहेंगी, 1500 स्थानीय प्रजातियां रहेंगी उस क्षेत्र विशेष में। कितनी, 1500। और कैसी, इंडेमिक स्पेसीज। इसीलिए देखो बोला था ना इंपॉर्टेंट स्पेसीज में इंडेमिक स्पेसीज की चर्चा आएगी। अब बोले इंडेमिक स्पेसीज ही नहीं जानते होगे, है ना, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। और वो इंडेमिक स्पेसीज जो वैस्कुलर, जहां पर यह भी बताया गया कि वो इंडेमिक स्पेसीज काउंट की जाती हैं जो वैस्कुलर क्या रखती हैं, संवहनी ऊतक रखती हैं ना, या वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं जिन्हें। अब वैस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान करो। वहां पर क्या बताया था, थैलोफाइटा बताया था, ब्रायोफाइटा बताया था, टेरिडोफाइटा बताया था। याद है, बायो की क्लास अगर की होगी तो बोले देखो जो टेरिडोफाइटा होता है यहां से ही आपके जो वैस्कुलर टिश्यू हैं इनका विकास, संवहनी ऊतकों का विकास होता है। तो यही इसके आगे ही जो आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पाए जाएंगे, ये तीनों ही आपके वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, ये सारी देखो बायो में चर्चा की गई है, बस यहां थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा दिया क्योंकि पीछे आप बायो की क्लासेस कर चुके हो। तो 1500 जो है वहां पर इंडेमिक स्पेसीज होनी चाहिए, स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए, संवहनी प्लांट्स जो होने चाहिए कम से कम। ठीक है, ये बताया। दूसरी इन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट में 70% जो है इन 1500 इंडेमिक स्पेसीज में से 70% जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, बची कितनी है, मात्र 30% हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाएगा। ये नॉर्मन मायर्स महोदय ने बताया। कौन कौन से क्षेत्र, जहां पर 1500 आपकी एंडेमिक स्पेसीज हैं और दूसरा 70% जो है वो खत्म हो चुकी हैं, संकटग्रस्त हो चुकी हैं, तो वो आपकी कहलाती है भैया हॉटस्पॉट क्षेत्र। क्लियर। अब बोले ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में जानने से पहले विश्व में बताओ कितने हैं। तो आपको बताना है वर्ल्ड में 36 ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कितने, 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिसमें से 4 जो हैं आपके भारत में आते हैं। अब भारत में कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं इसको मैप पर देखते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हमने भारत का एक रफ मैप बनाया। सबसे पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र आपको ये पूर्वी हिमालय वाला दिखेगा। कौन सा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। याद रखना, यहां गलती कराएगा पश्चिमी हिमालय देकर के, नहीं करना है अब गलती। अब कैसे कर देंगे भाई, मैप पर देख रहे हैं। तो पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है ये पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र है भारत का। दूसरा देखो, जब हम भारत के ही पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो भारत और म्यांमार का जो क्षेत्र है यह भी देखो दूसरा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कौन सा, भारत और म्यांमार का। तीसरा वेस्टर्न घाट का क्षेत्र और श्रीलंका का क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर के यह तीसरा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। पहला हो गया पूर्वी हिमालय, दूसरा भारत म्यांमार, तीसरा देखो हमने देखा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका का। चौथा कौन सा क्षेत्र है, बोले चौथा जो क्षेत्र है ये अंडमान से आगे दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं सुंडालैंड का क्षेत्र। ठीक है, तो 4 क्षेत्र ही हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया भैया पूर्वी हिमालय, दूसरा हो गया भारत म्यांमार वाला, तीसरा हो गया आपका वेस्टर्न घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, चौथा हो गया सुंडालैंड का क्षेत्र। यही 4 क्षेत्र हैं जो हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। और हॉट स्पॉट क्षेत्र के लिए पैरामीटर क्या होते हैं, 1500 एंडेमिक स्पेसीज और आपकी 70% ऐसी इंडेमिक स्पेसीज जो है वो संकटग्रस्त हो चुकी हो, तो फिर इनको हम हॉटस्पॉट के रूप में काउंट करेंगे। ऐसे हमने 36 हॉटस्पॉट बनाए, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट जो है अपने भारत में मौजूद हैं। क्लियर हुआ।
इतने ही फैक्ट आपके देखो मैगजीन में भी क्लियर हैं, कवर किए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ समझ लिया, अब एक भी आपसे गलत नहीं होंगे। फिर जब हॉट स्पॉट की बात हो रही है तो एक होप स्पॉट भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है समझना। देखो यही सारी बातें जो हम स्थल खंड के लिए कर रहे हैं, यही यदि मराइन इकोसिस्टम के लिए हम करने लगे, मैराइन जो इकोसिस्टम होता है इसके लिए अगर हमने यही बातें की, वहां पर हॉट स्पॉट जो बोला जाता है उसे नाम दिया जाता है होप स्पॉट का। ठीक है, जो हॉट स्पॉट है वो स्थलखंड के लिए, और मैराइन इकोसिस्टम में यही जैव विविधता समृद्ध जो क्षेत्र होता है वो होप स्पॉट कहलाता है। तो इतना याद रखना है खाली, भारत में ऐसे दो होप स्पॉट हैं, एक है आपका अंडमान निकोबार, एक है आपका लक्षद्वीप। कितने हैं? दो होप स्पॉट हैं, एक अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, हॉट स्पॉट क्लियर, होप स्पॉट क्लियर। हॉट स्पॉट का ही भाई है जल में जो होप स्पॉट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे एक शब्द दिया हुआ है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, ये क्या होती हैं? यहाँ हॉट स्पॉट के साथ ही समझना है, हॉट स्पॉट से कंपेयर करते हुए समझोगे, बिल्कुल रटना नहीं, एकदम इजीली याद होगा। कैसे? वहां हमने देखा कि 1500 एंडेमिक स्पेसीज होनी चाहिए, बस मेगा लेवल की बात की जाएगी, यानी कि ऐसे देश जो मेगा स्तर पर डाइवर्सिटी रखते होंगे। तो जब मेगा स्तर पर डाइवर्सिटी की बात की जाएगी तो बोले यहां 1500 नहीं, यहां 5000 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5000 एंडेमिक स्पेसीज होनी चाहिए। जिस देश में 5000 एंडेमिक स्पेसीज होंगी, एक पैरामीटर ये बनाया गया। दूसरा जो पैरामीटर यहां पर बनाया गया वो था कि एक कम से कम मैराइन इकोसिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जलीय पारितंत्र होना चाहिए। तो भैया एक मैराइन इकोसिस्टम होना चाहिए और 5000 एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो याद रखना उस एनजीओ का नाम कंजर्वेशन इंटरनेशनल है ना, जो कंजर्वेटिव इंटरनेशनल था, इसके द्वारा ही यह एक एनजीओ है, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है, जिसके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया जाता है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का। अब देखो ये मेगा डाइवर्सिटी मतलब है डाइवर्सिटी मेगा लेवल पर है। कितनी मेगा लेवल पर? इसकी पैरामीटर कैसे डिसाइड करोगे? यदि उस देश में 5000 एंडेमिक स्पीसीज हैं, स्थानीय प्रजातियां हैं, या फिर और हाँ, इसके साथ साथ एक कम से कम मैराइन इकोसिस्टम, एक सागरीय पारितंत्र होना चाहिए। तो अब बताओ इस पैरामीटर पर क्या भारत उतरेगा खरा? बिल्कुल उतरेगा। ऐसे देश बताए 17 हैं, जो वैश्विक स्तर पर टोटल 17 ऐसे देश हैं, और उसमें से भारत भी, अपना प्यारा सा भारत भी एक है उन 17 देशों में से जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से आता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जैव विविधता में हमारा स्थान समझ में आया। हम हॉट स्पॉट में 4 हॉट स्पॉट स्थल रखते हैं 36 में से, और मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो 17 हैं उसमें से एक हमारा भी स्थान है। क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ये देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन समझते हुए चलना है तो आसान हो जाती है। अब बोले इतना जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है क्षेत्र, तो फिर इसके लिए थ्रेटन भी होगा। बिल्कुल होगा भैया, चाहे वन्य जीव के स्तर पर, शिकार के स्तर पर हो, चाहे वृक्षों के डिफॉरेस्टेशन के स्तर पर हो, चाहे पॉल्यूशन के स्तर पर हो, ग्लोबल वार्मिंग के स्तर पर हो। ये सारे कारण होते हैं, जब मेंस में आप पढ़ते हो तो ये सारे रीजन होते हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते ये थ्रेटन है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए, है ना। इसके चलते 5 बार देखो मास एक्सटेंशन भी हुआ है जैव विविधता का। जो छठवां मास एक्सटेंशन है, यानी कि छठवां बताया जा रहा है कि जो मास एक्सटेंशन होगा वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते ही होगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक नेचुरल कारणों से हुआ है ना। जितने भी 5 आपके मास एक्सटेंशन हुए हैं, मतलब मास मतलब होता है बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर पूरी जैव विविधता खत्म हो गई, तो वो सारे के सारे क्लाइमेटिक रीजन है ना। क्लाइमेटिक का मतलब है या तो वो क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हैं, या फिर कोई उल्कापात वगैरह हुआ है। जैसे जब आपने पढ़ा होगा क्रिटेशियस काल हुआ, जहां पर जुरासिक पीरियड में, जो जुरासिक आपका पीरियड था, वहां पर सारे के सारे डायनासोर आगे क्रिटेशियस में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर उल्कापिंड गिरते हैं, उल्कापात होता है। तो ऐसे मास एक्सटेंशन जो है 5 बार हो चुका है पूर्ववत। छठवां बताया जा रहा है जो मास एक्सटेंशन होगा वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते होगा, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप के चलते होगा, नेचुरल कारण नहीं होगा उसका। तो इसलिए भैया इतना थ्रेटेंड है, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए लगातार प्रयास भी किए जाते हैं। बोले बिल्कुल किए जाते हैं। पहले एक समझते हैं, एक संस्थान जो क्लाइमेट चेंज हो या बायोडाइवर्सिटी हो, इसके लिए कार्य करती है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य करती है, वह है आईयूसीएन। ठीक है, अब समझते हैं आईयूसीएन क्या है, और आईयूसीएन से संबंधित जितने फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब यहां क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म कर दिया जाएगा आज, जितने भी तथ्य यहां से बनाए जाएंगे। सबसे पहले यह जो संस्था है, देखो जो यूनियन है, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए काम करती है। ठीक समझे? आयुषियन। अब आयुषियन की स्थापना कब हुई थी? आयुषियन की स्थापना होती है 1948 में। जितनी बातें बताई जाए ध्यान से सुनना, मैगजीन में तो दी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो से ध्यान से सुनना तो ये समझ में आएगा क्या क्या जरूरी तथ्य हैं जो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स में। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका दूसरा पूछा जाता है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। पहली चीज, इसकी स्थापना 1948 में। दूसरी, इसका देखो जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
तीसरी एक बात इससे पूछी जाती है कि भैया क्या ये यूएन की बॉडी है, तो आपको बताना है देखो यूएन का यह अंग नहीं है, लेकिन यूएन का एक ऑब्जर्वर संस्थान है, पर्यवेक्षक का दर्जा इसको मिला हुआ है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आईयूसीएन के लिए। आईयूसीएन के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि एक तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, यूएन का ये एक पार्ट नहीं है, है ना, यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट नहीं है, लेकिन यूएन का इसे पर्यवेक्षक का ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है आईयूसीएन को। अब आईयूसीएन काम क्या करता है हमारे लिए, तो ये बात है। तो आईयूसीएन ऐसे समझो एक हॉस्पिटल है ना, बोलोगे हैं हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल है। कैसे, देखो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हॉस्पिटल में मरीज की जैसी स्थिति वैसी उसको दवा दी जाती है। ऐसा थोड़ी ना है बुखार वाले मरीज को पेट दर्द की दवा दी जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो बोले देखो जैसी जिसकी स्थिति वैसी उसको दवा देनी है। यही लिस्टिंग की जाती है आईयूसीएन के द्वारा। जो आपके वन्यजीव होते हैं उन वन्यजीवों के बारे में यहां लिस्टिंग करेगा और लिस्टिंग के आधार पर देखेगा कि कौन सा जीव कितना संकटाग्रस्त है ना, किस लेवल पर है, तो उस लेवल के आधार पर लिस्टिंग करेगा और फिर एक बुक बनाता है जो कहलाती है डेटा बुक। ध्यान से समझना, उसकी जो लिस्टिंग करता है वो बुक कहलाती है डेटा बुक। और डेटा बुक में ही लाल पन्ने होते हैं और ग्रीन पेजेस होते हैं, बीच में और भी कलर होते हैं येलो येलो। तो अभी हम समझेंगे कि रेड जो पेज होता है यहां पर जो लिस्टिंग कर देगा वो कहलाएगी रेड डेटा लिस्ट, रेड डेटा बुक। ठीक है, समझे कि नहीं, रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक आपने सुना होगा कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, आईयूसीएन के द्वारा। आज समझ लिया होगा कि देखो ये डेटा बुक बनाता है, लाल पन्नों पर जो भी लिस्टिंग करता है वन्य जीवों की वो रेड डेटा बुक कहलाती है, और जो संकट जिन प्रजातियों को वन्य जीवों को नहीं है वो आपकी ग्रीन डेटा बुक में रखी जाती है। बात करते हैं कि रेड डेटा बुक में रखता किन्हें है ना, इसको लिस्टिंग कैसे की जाती है। रेड डेटा बुक में उठा करके किसी भी स्पेसी को तो रख नहीं देगा, तो कैसे रखता है, इसके लिए देखो जितनी स्पेसीज है अभी हम समझते हैं कि कैसे लिस्टिंग करता है। सारी स्पेसीज में से कुछ तो देखो उसको इवेल्युएटेड में रखता है, कुछ नॉन इवेल्युएटेड में रखता है ना, कुछ तो भैया इवेल्युएट कर ही नहीं रहा है ऐसी स्पेसीज हैं, और कुछ हैं जिनको इवेल्युएट कर रहा है। बोले जिनको इवेल्युएट कर रहा है उनमें से कुछ हैं जिनके डाटा उसके पास हैं, तो डाटा जिनके सफिशिएंट हैं उनकी लिस्टिंग करता है, और कुछ ऐसी हैं जिनके डाटा एफिशिएंट है ना, या डाटा डेफिशिएंट है, जिनके डेटा है ही नहीं है ना उनको डेटा डेफिशिएंट में रखता है, और जिनके डेटा मौजूद है पर्याप्त मात्रा में वो डेटा सफिशिएंट में रखता है। यहां समझ रहे हैं आईयूसीएन कार्य कैसे करता है। अब जो डेटा सफिशिएंट है पर्याप्त मात्रा में उनकी लिस्टिंग कैसे की जाती है, इसको आ जाओ समझ लेते हैं। यहां पर देखो भैया सबसे पहले वो लिस्ट बनाएगा एक्सटिंक्ट की। क्या करता है, ये वो वन्यजीव हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। एग्जांपल समझना है तो डायनासोर, डायनासोर क्या है, जो बिल्कुल है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। दूसरी जो लिस्टिंग की जाती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वो होता है कि जंगलों से, यानी कि जो उनका प्राकृतिक आवास है वन्यजीवों का वहां से वो खत्म हो चुके हैं, इक्का दुक्का जो बचे हैं जैसे कहीं पर जू में दिख जाएंगे, सर्कस में दिख जाएंगे, तो वहां पर भले ही मौजूद हो, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो चुके हैं, प्राकृतिक आवास से, अपने नेचुरल हैबिटेट से ये वन्यजीव पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। दूसरी ये लिस्टिंग होती है। तीसरी जो लिस्टिंग होती है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की होती है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चौथी है भैया इंडेंजर्ड की, और पांचवी है वल्नरेबल की। यहां समझना ध्यान से, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होते हैं सबसे ज्यादा संकटाग्न की स्थिति में होते हैं, सबसे ज्यादा जिनके ऊपर संकट है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और इससे थोड़ा सा कम तो वो इंडेंजर्ड, इससे और थोड़ा कम तो वल्नरेबल। तो ये जो है उनके ट्रबल, जो उनके संकट की जो स्थितियां हैं वो बढ़ाती हैं। ठीक है, कोई भी अगर वन्यजीव आप देखना उसको अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सीआर का दर्जा, इसको रिप्रेजेंट सीआर से किया जाता है, इंडेंजर्ड को ईएन लिखा जाता है और वल्नरेबल को वी लिखा जाता है। किसी भी अगर वन्यजीव के आगे इस तरीके से भाई लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ज्यादा वो संकट की स्थिति में है। और जो रेड डेटा बुक बनाई जाती है यहीं पर समझ लो, रेड डेटा बुक में किसकी लिस्टिंग की जाती है, इन्हीं तीन स्पीसीज की, यानी कि यही तीन जो कैटेगरी होती हैं, सीआर, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इन्हीं की जो लिस्टिंग की जाती है वो रेड डेटा बुक, ये लाल पन्ने वाली जो किताब होती है वहां पर इन्हीं तीन कैटेगरी को शामिल किया जाता है। इसके बाद में देखो नियर थ्रेटेंड। ठीक है, नियर थ्रेटेंड ये चेतावनी होती है एक तरीके से, किसी भी राष्ट्र की गवर्नमेंट को ये चेतावनी होती है कि आईयूसीएन ने नियर थ्रेटेंड में डाल रखा है स्पेसी को, प्रोटेक्शन दे दो, जो जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर कर दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम वल्नरेबल में चले जाओगे। और फिर इसके अलावा होती है लीस्ट कंसर्न, है ना, जिस पर बहुत कम कंसर्न की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, पर्याप्त मात्रा में है आपके यहाँ पर। ठीक, तो ये देखो आईयूसीएन की लिस्टिंग है, समझ में आई। तो आईयूसीएन से संबंधित जितने फैक्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अब आईयूसीएन से संबंधित इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है, और इतना ही सब आपके देखो दिया तो हुआ है फैक्चुअल में, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, सारी बातें कोशिश की गई हैं इजिली आपको समझा दी जाए। अब देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड वल्नरेबल में कुछ महत्वपूर्ण वाले, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वन्यजीव हैं जो आपके देखो लिस्टिंग की गई है, और जो एग्जाम में पूछने के आगे हम पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, हमें भारत में देखने हैं वन्यजीव
महत्वपूर्ण जो भी हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, वो हम समझ लेंगे, है ना। उनसे संबंधित जो तथ्य आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, बस शांति रखो, देखो सब चीज कवर हो जाएगी। जो भी बायोडायवर्सिटी से जितने प्रश्न आते हैं सब कवर कर लेंगे, एक भी चीज छूटेगी नहीं। इसके बाद जो भी सोर्स है अपने पास, उस सोर्स को आप पढ़ना और बताना कि भाई कुछ भी क्या छूट रहा है यहाँ से, और अगर छूटता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करो कि ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो अगला वीडियो जो करेंगे उसमें पहले वो चीज आपको समझा देंगे बायोडायवर्सिटी से संबंधित, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब आते हैं बायोडायवर्सिटी का फिर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। बोले इसके तरीका क्या है, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। इसकी हम चर्चा वैसे कर चुके हैं ज्योग्राफी में। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू का सीधा मतलब होता है जब किसी भी स्पेसी को उसके प्राकृतिक आवास में, जैसे भैया शेर है, शेर का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, उसका जंगल होता है। अब बोले उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम अगर प्रोटेक्शन उसको दे दें तो वो कहलाता है इन सीटू, ठीक है। तो इन सीटू क्या होता है, इन सीटू होता है जब उसके प्राकृतिक आवास में ही, वहीं पर उसको हम प्रोटेक्शन दे दें, उसको कहीं इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल है आपके बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चाहे आपका कंजर्वेशन रिजर्व हो, है ना, या फिर आपका कम्युनिटी रिजर्व हो। ये ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्या है, ये दिखाते हैं, ये सारे के सारे इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं, ठीक है। इन सीटू तरीके से जब आपका प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसी भी वन्य जीव को, तो वो सारा का सारा देखो बायोस्फीयर रिजर्व, जैव अभ्यारण्य जिसको आप बोलते हो, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, संरक्षण पार्क जितना भी हो गया, कंजर्वेशन, या फिर कम्युनिटी सामुदायिक रिजर्व होता है। तो ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटीट्यूट के अंतर्गत नहीं आता है। तो बोले एक्सटीट्यूट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है या इंस्टीट्यूट के अंतर्गत नहीं आता है, हमें समझ हो गई है कि इंस्टीट्यूट क्या होता है, तो अब पूछ लो तुम। एक्सटीट्यूट में क्या है, जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर होता है, या आपका बोटेनिकल गार्डन होता है, ठीक है, या आपकी जीन बैंक वगैरह बनाई जाती है ना, जीन्स ला करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस बैंक में रखा जाता है। जू में क्या होता है, वन्य जीव जो है उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर लाए जाते हैं और यहाँ वैसा ही माहौल बना करके उसको रखा जाता है। तो ये क्या है, उसके नेचुरल हैबिटेट में तो रख नहीं रहे हो, तो कैसे भी प्रोटेक्शन कर रहे हो, बोले हम एक्सीटू प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में मान लो नेचुरल हैबिटेट में उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, तो भैया जब मुश्किल हो जाएगा तो ये भी तरीका हो सकता है कि किसी तरीके से तो उसको जिंदा रखना है ना, तो फिर उसको एक्सीटू प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये इंसीटू प्रोटेक्शन, एक्सीटू प्रोटेक्शन पर अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो आप इजिली समझ जाओगे। अब आते हैं भाई, अभी देखो, अभी हमने ये मत सोचना कि बायोस्फीयर रिजर्व को यहां छोड़ दिया, नेशनल पार्क को नहीं समझा, सब समझेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी अभी समझेंगे। शांति बनाए रखो, एकदम सारी चीजें होंगी, क्लियर होंगी, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो बायोडायवर्सिटी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए, यहां समझना क्या है, पहले हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, फिर भारत में जैव विविधता की हालात क्या है, और फिर भारत में क्या क्या प्रयास किए गए, बस यही तो समझना है, और यहीं से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो देखो बायोडायवर्सिटी को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किया गया, सबसे पहले वर्ष 1960 में जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हुए चलते हैं। 1960 की बात होती है, पॉपुलेशन पहुंच चुकी होती है 3 अरब, ठीक है, 3 अरब के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर लोग होते हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो लीडर होते हैं, ये चिंतित होते हैं कि भाई जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के साथ एक संतुलन बनाते हुए हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने की आवश्यकता है। 1960 में ऐसी बातें होने लगती हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक बुक आती है स्प्रिंग, है ना, क्या नाम होता है उसका, ध्यान से सुनना, यहां पर देखो एक बुक आती है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक, साइलेंट स्प्रिंग एक बुक आती है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चेतना है ना, उसको बढ़ाने का काम करती है लोगों के अंदर, कि भैया एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ बुक याद रखना, साइलेंट स्प्रिंग उस पुस्तक का नाम होता है, और कब 1960 में चर्चा होती है। फिर भैया वर्ष बीतते हैं, वर्ष 1971 का आता है। वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया जाएगा मैब का। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैब। मैब क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है भैया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यहां यूनेस्को बोलेगा देखो यार, मानो तुम एक चीज समझो, वन्य जीव के साथ जो तुम संबंध रखते हो ना, है ना, जिस तरीके से कभी मन किया शिकार कर लिया अपने फायदे के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। अब से क्या करना है, अब से हम तुमको बात बता रहे हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मानव और वन्य जीव के बीच कैसा संबंध रहना चाहिए। बोले कैसा रहना चाहिए, बोले देखो समझो, यहाँ पर कोई क्षेत्र है मान लो, बोले हाँ, तो वहां पर एक आपका होगा कोर एरिया। बोले कोर एरिया क्या है, कोर एरिया वो है जहां बिल्कुल तुम्हारे लिए प्रोहिबिटेड है, पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगाया जाता है, अगर तुमने यहां पर हस्तक्षेप किया, वन्य जीव जो बेचारे रह रहे हैं, तो तुम्हारी फिर खैर नहीं। तो पहला देखो कहलाता है कोर एरिया, ठीक है।
इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बफर जोन। अब बफर जोन क्या है भैया? बफर जोन वो होता है जहां मिनिमम हस्तक्षेप होता है, बहुत मिनिमम, ना के बराबर बिल्कुल, ठीक है, तो बोले बफर जोन। इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका ट्रांजिशन एरिया, संक्रमण क्षेत्र जिसे बोलते हो। संक्रमण क्षेत्र पे जैसे जो टूरिज्म वगैरह है, जो इको टूरिज्म वगैरह है, ये छोटे मोटे जो होती हैं परमिशन मिल जाती हैं बायोस्फीयर में। तो ये देखो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट लाया गया यूनेस्को के द्वारा, वर्ष 1971 की बात होती है जब मैन एंड बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया। और इसी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में देखो भारत के अभी वर्तमान में 12 जो है बायोस्फीयर शामिल हैं। अभी इसको हम समझ लेंगे जब भारत में जैव विविधता को हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब भी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए ना, तो इसको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करके मत देखा करो। क्यों नहीं देखा करो? क्योंकि जो इसका जो ये कोर एरिया है ना, कभी कभी क्या होता है, कोर एरिया में ही नेशनल पार्क होता है, कोर एरिया में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो जाता है, तो इसको अलग करके पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जो जैव अभ्यारण्य होता है या बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसी के भीतर ही कभी कभी आपको कई सारे नेशनल पार्क या कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिल जाते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये देखो छोटा टर्म है, और जो वाइड, जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझा जाता है वो जैव अभ्यारण्य को समझा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व को समझा जाता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है? कोर एरिया रहता है, और फिर बफर एरिया रहता है, फिर आपका ट्रांजिशन एरिया रहता है। समझ में आया? तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया, यह समझाने का प्रयास किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, कई वर्ष और बीतते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो, अभी यहां पर इतना प्रयास करने के बाद शांति बनी रही, लेकिन कई वर्ष और बीतते हैं। वर्ष आता है 1992 का, क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी थी, विकसित देशों ने बहुत ज्यादा यहां पर चर्चा कर दी थी। उसका एक रीजन ये भी था, देखो विकसित देश क्या थे, पर्याप्त देखो डेवलपमेंट कर चुके थे अपने यहां पर। अब क्या था, एनवायरमेंट की उनको चिंता सताने लगी थी, है ना। तो एनवायरमेंट की चिंता एक तो रीजन यह भी था, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो तेजी से ग्रोथ करना यहां से शुरू कर रहे थे। तो 1992 में आपका रियो सम्मेलन होता है, रियो डी जनेरियो, आपको ब्राजील में पता होना चाहिए, इसे ही आपका अर्थ समिट, है ना, क्योंकि पृथ्वी की सबसे ज्यादा चिंता इसी सम्मेलन में हुई, इसीलिए इसको अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है। 1992 का यह सम्मेलन होता है। यहां समझना 3 समस्याएं निकल कर आती हैं। एक समस्या होती है क्लाइमेट चेंज की, दूसरी समस्या होती है डिफॉरेस्टेशन की, और तीसरी समस्या होती है भैया बायोडाइवर्सिटी की। ध्यान से समझना, 3 समस्याएं यहां निकल के आई, क्लाइमेट चेंज की, डिफॉरेस्टेशन की, बायोडाइवर्सिटी की। यहां जो भी सम्मेलन वाला पार्ट है आगे करेंगे, लेकिन बताया ना शुरू में ही कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने सम्मेलन है, अगर यहां हम कर लेते हैं उनकी चर्चा, तो फिर आगे एक साथ जब सम्मेलन वगैरह पढ़ोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो जो क्लाइमेट चेंज पर कन्वेंशन बनाया गया वो यूएनएफसीसी बनाया गया, ठीक, यूनाइटेड नेशन आपका जो भी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जो क्लाइमेट चेंज पर आपका संगठन बना उसे यूएनएफसीसी के रूप में जाना गया। और डिफॉरेस्टेशन पर या डिजर्टिफिकेशन पर जो आपका बना उसे यूएनसीसीडी के रूप में जाना गया, और जो आपको बायोडाइवर्सिटी पर बना उसे सीबीडी के रूप में जाना गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया? यहां समझ में आया, 3 संगठन दिखाई देंगे, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और तीसरा सीबीडी। अब इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, अभी इसकी चर्चा नहीं करनी है, क्लाइमेट चेंज अगले वीडियो में हम करेंगे। बोले फिर चर्चा करनी है बायोडाइवर्सिटी पर जो आपका कन्वेंशन बना जिसे बोला गया सीबीडी। अब सीबीडी में क्या होता है, हर 2 साल पर यहां जो सरकारें होती हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, 2 वर्ष पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जो कहलाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है भैया, यहां कोई समझौता होता है तो उसके लिए बैठक होती है, उसे ही सीओपी बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। यानी कि जैव विविधता को लेकर के कोई भी समझौता, कोई एग्रीमेंट, कोई भी प्रोटोकॉल अगर लाया जाता है तो यही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के माध्यम से लाया जाता है। तो सीबीडी कब आता है भैया, 1992 में सीबीडी आता है, और लागू कब होता है, पीछे समझा था 29 दिसंबर 1993 को। इसीलिए इस 29 दिसंबर को भी कुछ देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। पहले ही शुरुआत में एकदम इसकी चर्चा की थी, और यहां रिपीट हुआ। रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि अब आपको चीजें वहां से कनेक्ट हुई होंगी। अब समझते हैं कि भाई जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसमें सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो याद नहीं रखनी है, एक तो हमें पहली याद रखनी है। जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो बहामास में हुई, ठीक है। एक तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है वो बहामास में होती है। इसके बाद में एक विशेष प्रोटोकॉल होता है जो आपका कहलाता है, कौन सा होता है भाई आप लोग बताओ। जो विशेष प्रोटोकॉल होता है वो है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल अभी हम देखेंगे क्या है। फिर नागोया प्रोटोकॉल होता है, और फिर इसके बाद में नागोया प्रोटोकॉल में ही आपके आईची लक्ष्य, ठीक है, आईची जो लक्ष्य हैं वो इसी नागोया प्रोटोकॉल में लेकर आए जाते हैं। तो जैव विविधता को लेकर के ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अब इन महत्वपूर्ण सम्मेलनों को आ जाओ समझते हैं सीबीडी के माध्यम से क्या क्या हुआ।
कार्टेजिना प्रोटोकॉल कब होता है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है आपका वर्ष 2000 की बात होती है, नई सदी एकदम शुरू हो रही होती है। और कार्टेजिना में ऐसी आखिर क्या बात कर दी जाती है जैव विविधता को लेकर के? यहाँ बात होती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर के। समझना, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको आज समझ लेते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी आप जानते हो, जैव प्रौद्योगिकी, मतलब जैव प्रौद्योगिकी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसमें कोई परिवर्तन कर दो, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कोई जैविक अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो वहां बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, तो वो लिविंग मतलब जिंदा तो है लेकिन वो मॉडिफाइड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो बोले कोई जीवित लेकिन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसा है, और इसके ट्रांसपोर्ट को लेकर के कोई ऐसा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट मत कर दो कि वहां की जो जैव विविधता है उसके लिए खतरा हो जाए, या फिर आपके अपने ही देश में ऐसा कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मत यूज कर दो कि वो क्या है, अपने आसपास की जैव विविधता के लिए खतरा बन जाए। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन भी क्या है आपका? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। बोले इस लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर भी एक कंट्रोल, एक तरीके से इस पर भी संरक्षण, है ना, इसको भी संरक्षण की बात की जाए या इसको मॉनिटर करने की जरूरत थी। तो इसको मॉनिटर करने के लिए ही जो प्रोटोकॉल होता है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहलाता है। कब आया ये? इसका वर्ष याद रखना, वर्ष 2000 है, लागू हुआ 2003 में। दोनों बातें याद रखना, यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये सन को लेकर के। 2000 में ये प्रोटोकॉल आता है जब नई सदी शुरू होती है, ऐसे याद रखना, और 2003 में ये लागू होता है। अगला प्रोटोकॉल कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल। कब आता है भाई? 2010 में ये नागोया प्रोटोकॉल आता है। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आता है, लेकिन ये नागोया प्रोटोकॉल लागू कब होता है? 2014 में होता है। लेकिन इसके बीच की कहानी समझते हैं। इसके बीच की कहानी ये है कि भारत जो है 2011 में इस पर साइन करता है और 2012 में इसको रेटिफाई करता है। अब भैया रेटिफाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसमर्थन, साइन मतलब हस्ताक्षर, ये साइन और रेटिफाई में क्या अंतर होता है समझो। यहां पर नागोया प्रोटोकॉल में देखो, हम यहां पर लेकर आए नागोया प्रोटोकॉल में क्या था पहले ये बताओ। देखो, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी को लेकर के प्रोविजन ये था कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई। क्या है ये? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का है। देखो, जैसे भारत है, अब भारत में कोई अगर जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, जड़ी बूटियां कहां हैं? भारत में है। भारत से जड़ी बूटी कोई अमेरिका की कंपनी आती है और अमेरिका की कंपनी लेकर जाती है और बढ़िया से उससे दवाइयां बना करके आयुर्वेद के नाम पे खूब पैसा कमाती है, ठीक है, खूब पैसा कमा रही थी। तो बायोडायवर्सिटी कहां? भारत में है। जड़ी बूटियां कहां है? भारत के हिमालय क्षेत्र में है। यहां से अगर अमेरिकन कंपनी कोई आ रही है, जड़ी बूटी लेकर जा रही है, तो फायदा केवल वो कमाए ऐसा लाजमी है ना? ऐसा नैतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। बोले फिर, बोले देखो एक्सेस आपको दे देंगे हम, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलेगा ना उसको आपको शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ। तो यही कहलाता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो यही कॉन्सेप्ट आया था नागोया प्रोटोकॉल में। तो नागोया प्रोटोकॉल में बोला गया, अगर किसी क्षेत्र विशेष की जैव विविधता का प्रयोग करते हो अपने बेनिफिट के लिए, तो उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो यही नागोया प्रोटोकॉल में आता है आपका। भारत भी कहता है हाँ ठीक है, सही बात है। तो 2011 में भारत अगली साल इस पर साइन कर देता है। फिर रेटिफाई का मतलब क्या है? रेटिफाई का मतलब यह है कि आपने साइन कर दिया, मतलब आप इस प्रोटोकॉल पर सहमत हो गए। रेटिफाई का मतलब यह होता है कि वह देश जाएगा अपने देश में, है ना, ये तो वैश्विक स्तर पर हो रहा है अभी, वह देश जाएगा अपने देश में इस पर कानून बनाएगा, वो होता है रेटिफिकेशन। तो रेटिफाई का मतलब होता है भारत ने 2012 में इसको रेटिफाई किया है। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आता है, 11 में भारत साइन करता है और 12 में ये रेटिफाई किया जाता है भारत के द्वारा। और यहां पर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की एक और एग्जांपल समझ लो इसको। जैसे कोई ट्राइब है, ट्राइब को तो यार जानकारी होती नहीं है, जो जड़ी बूटियों का वो प्रयोग करते हैं, है ना, जो जड़ी बूटियों वगैरह का प्रयोग करते हैं अपने कल्चर में, उसकी जानकारी, अब कोई बाहर से विदेशी कंपनी आती है और उनकी जड़ी बूटी लेकर और बढ़िया से पैसे कमाती है और उसका फायदा उस ट्राइब को अगर ना मिले यार, तो गलत बात है ना ये। तो बोले हाँ, तो इसीलिए ये एक्सेस एंड बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आप क्या करोगे, उसके साथ भी शेयर करोगे, उस जनजाति को भी 2% आप हिस्सा दोगे कम से कम, है ना, कम से कम कुछ तो परसेंट आप दोगे उसको, जिसके क्षेत्र विशेष से, जिसके कल्चर से आप, जिसके माध्यम से, जिसके ज्ञान के माध्यम से आपको जानकारी हुई कि इस जड़ी बूटी का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो। तो यही सारी बातें हैं आपकी जो नागोया प्रोटोकॉल में बैठकर की गई बायोडायवर्सिटी को लेकर के। तो प्रोटोकॉल एक तो कार्टेजिना, एक नागोया, दो महत्वपूर्ण हैं जो जैव विविधता से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत ही आईची लक्ष्य की बात की गई। आईची लक्ष्य कुछ नहीं है, देखो आईची लक्ष्य में हमने 20 जो है टारगेट्स डिसाइड किए। अब 20 टारगेट्स को ही हमने कैटेगराइज, जैसे आप कुछ अपने टारगेट्स बनाते हो, आप उन टारगेट्स से को आप क्या करते हो, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देते हो। ऐसे ही 20 टारगेट बनाए गए जिन्हें आईची लक्ष्य, है ना, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही बनाए गए, कि नागोया प्रोटोकॉल में जो बातें कही गई हैं उन बातों को हमें कैसे, उसके लिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, वो आईची लक्ष्य है, वो हमारे टारगेट हैं।
अब इन टारगेट को 20 टारगेट्स को क्या किया हमने 5-5 सब कैटेगरी बना करके इनको गोल्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही आपके आईची लक्ष्य थे। कहां पर आए आईची लक्ष्य? प्रश्न होगा, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत आए। कार्टेजेना में क्या था? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात की गई थी। ठीक है, और कॉप 1 जो पहला हुआ सीबीडी का वो बहामास में हुआ। तो देखो यार, इतने ही प्रश्न होंगे सीबीडी से। और एक प्रश्न और हो सकता है करंट से। यहां पर करंट से कैसे पूछेगा, यहां रुको एक सेकेंड। कॉप 1 आपको पता है, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कॉप 15 कहां पर हुई। ठीक है, कॉप 15 और कॉप 16। क्यों कॉप 15 16? कॉप 15 कब हुई? 2022 में हुई। तो बोले कॉप 16 कब होगी? शुरू में ही बताया, हर 2 वर्ष पर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है सीबीडी की, तो 2022 में हुई है, 2024 में कॉप 16 होगी। तो बोले 2022 वाली कहां पर हुई? क्योंकि 2022 वाली मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है, याद रखना और ये लिख लेना। ये करंट का अगर वहां नहीं कवर किया गया मैगजीन में, लेकिन प्रश्न यहां से बनने की गुंजाइश बहुत है, करंट में बहुत पूछता है ये चीजें। तो कॉप जो 15 है वो मॉन्ट्रियल में हुई है, तो कॉप 16 जो 2024 में जब आप पेपर दे रहे होगे, अक्टूबर और नवंबर में ही ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीबीडी की चल रही होगी। याद रखना, सीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो यूएनएफसीसीसी करती हैं, यहां पर उनकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। लेकिन यहां ध्यान से पढ़ना, सीबीडी जो कॉन्फ्रेंस जो कन्वेंशन है आपका बायोडाइवर्सिटी पर है, इसकी जो कॉप 16 है ये कहां पर होगी? कोलंबिया में होगी। कहां पर होगी? कोलंबिया में होगी। तो चाहे स्टैटिक से कोई भी अब आ जाए क्वेश्चन अब, और चाहे आपका करंट से आ जाए, इसके बाद इस डिस्कशन के बाद से कोई भी गलत नहीं होगा। स्टैटिक से सारा कवर कर लिया, करंट से भी हमने कॉप 15 देख ली और कॉप 16 देख ली। कॉप 15 हुई है कहां पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में, और कॉप 16 कहां पर हुई है? कोलंबिया में होगी। ठीक है, अभी हुई नहीं है, अक्टूबर नवंबर में होगी जब हम पेपर ही दे रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने प्रयास किए गए जैव विविधता के प्रोटेक्शन संरक्षण को लेकर के, सब क्लियर हो गया होगा। और यहां वही बातें डिस्कस केवल की जाएंगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इधर उधर की कथा कहानियां, बहुत ज्यादा कचड़े वाली चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहां से जब आप डिस्कशन में चीजें देखोगे तो वही चीजें आपके दिमाग में जाएंगी जो चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगी, है ना। कुछ फालतू का आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा इसके माध्यम से। अब आते हैं, देखते हैं भारत में जैव विविधता कैसी है, भारत में बायोडाइवर्सिटी को लेकर के क्या हालात हैं। तो सबसे पहले आपको पीछे ही समझ में आ गया होगा कि 17 जो है मेगा डायवर्सिटी कंट्री जो हमने देखे थे, उनमें से एक अपना भारत भी है। तो दूसरी बात देखी थी कि जो 36 हॉटस्पॉट देखे थे, वहां पर से 4 जो हॉटस्पॉट हैं वो भारत में पाए जाते हैं, जिसमें 2 होप स्पॉट भी हैं अपने यहां पर। चौथी बात यहां बताई गई है कि देखो, एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो 2.4% के आसपास ही है एरिया जो विश्व का, जैसे विश्व है, विश्व का टोटल एरिया, उसका भारत जो है मात्र 2.4%। लेकिन अगर पूछे कोई बायोडायवर्सिटी कितनी है, तो विश्व की जो बायोडायवर्सिटी है इसका 8% के आसपास लगभग जो बायोडायवर्सिटी है वो हमारे यहाँ मौजूद है। इसीलिए तो हम मेगा डायवर्सिटी कंट्री में से एक हैं। समझ में आया? सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके समझने की कोशिश किया करो, बहुत इजीली समझ में आते हैं। अब देखो, वहां पर हमने आईयूसीएन के अंतर्गत जो लिस्टिंग की गई थी रेड डेटा बुक में, वहां छोड़ा था कि भारत में जो लिस्टिंग है, जो महत्वपूर्ण अपने क्या रहेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके जीव वन्य जीव रहेंगे, उनको हम समझेंगे। उनको समझने में सबसे पहले वल्नरेबल में, क्योंकि वल्नरेबल में वो होते हैं जो सबसे कम संकटग्रस्त होते हैं। तो वहां ओलिव रिडले जो टर्टल होता है, ये वल्नरेबल में आता है। इससे संबंधित एक तट है आपका गहिरमाथा का तट, उड़ीसा में मौजूद है। यहां पर आते हैं ये प्रजनन वगैरह के लिए। तो यह देखो चर्चा में रहता है जब भी इनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन इनको वल्नरेबल में रखा गया है। किसमें आते हैं ये? ओलिव रिडले टर्टल जो कछुए होते हैं, ये वल्नरेबल में आते हैं। दूसरा देखो, चीता भी आपका वल्नरेबल में है। लिपॉर्ड, अब जो लिपॉर्ड है और स्नो लिपॉर्ड है, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना। लिपर्ड जो है आपका वल्नरेबल में आएगा, और जो स्नो लिपर्ड है वो इंडेंजर्ड में आएगा। स्नो लिपर्ड को लेकर के अभी लेटेस्ट में करंट में डेटा आया है कि सर्वाधिक जो स्नो लिपर्ड हैं वो लद्दाख में मौजूद हैं। ठीक है, कितने हैं ये आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में अगर नहीं बताओगे, क्लाइमेट चेंज पर अगला वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको गूगल करना है। अगर करंट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि स्नो लिपर्ड्स की संख्या कितनी है लद्दाख में, ये आपको बताना है। बहुत मिनिमम क्वेश्चन ही मैं पूछूंगा आपसे, और वो सारे आपको देखो जवाब देने पड़ेंगे। नहीं जवाब दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। हैं, तो स्नो लिपर्ड सबसे ज्यादा कहां पर? लद्दाख में। और स्नो लिपर्ड कहां पर आता है? इंडेंजर्ड में आता है। फिर एक सींग वाला गैंडा कहां पर है भाई? वुल्नरेबल में है। वुल्नरेबल में ही आपका एक सींग वाला गैंडा है जो असम में देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडेंजर्ड में। इंडेंजर्ड में देखो रेड पांडा है, नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर की पीछे भी चर्चा हुई थी कि नीलगिरी के क्षेत्रों में ही या नीलगिरी ताहर पाई जाती है, तो इंडेमिक स्पेसीज हो गई उसी स्थान विशेष में ही जो आपकी जनजाति कोई स्पेसी देखने को मिलती है। स्नो लिपर्ड देख लिया, अब गंगा डॉल्फिन देखते हैं। गंगा डॉल्फिन कहां पर है? इंडेंजर्ड में है। साथ ही साथ गंगा डॉल्फिन को आपको पता होना चाहिए 2009 में क्या हुआ था, इसको राष्ट्रीय जो आपका राजकीय जो क्या बोलते हैं ये
पशु है ना, इसका दर्जा मिला हुआ था गंगा डॉल्फिन को। साथ ही साथ आपको यह बताना है राष्ट्रीय इसको पशु का दर्जा कब दिया गया, पशु का नहीं है ना, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन को चलो आपको बताना है वर्ष 2005 में, आपको बता दे रहा हूं वर्ष 2005 में गंगा डॉल्फिन से संबंधित कौन सा तथ्य था जो चर्चा में था, है ना, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में सबसे पहले साइबेरियन क्रेन को देखते हैं। साइबेरियन क्रेन आपका किसमें आता है, क्रिटिकली, बहुत ज्यादा संकटग्रस्त वाले हैं ये सारे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। साइबेरियन क्रेन क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये कहां देखने को मिलता है, ये देखो डेजर्ट, डेजर्ट में, हाँ डेजर्ट जो नेशनल पार्क है यहां पर देखो साइबेरियन क्रेन देखने को मिलता है। और जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कहां पर देखने को मिलता है, उल्टा हो गया शायद, है ना, हाँ साइबेरियन जो क्रेन है, साइबेरियन क्रेन जो कहां पर आता है, ये केवलादेव में आता है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये कहां पर है, आपका डेजर्ट नेशनल पार्क में है। एक बार आप रीचेक भी इसको कर लेना, रीचेक क्या कर लें, अभी हम खुद ही देखे ले रहे हैं इसको, साइबेरियन को और डेजर्ट को, गलत क्यों करें यहां पर, है ना, हाँ ये है साइबेरियन क्रेन। देखो साइबेरियन क्रेन जो है आपका केवलादेव नेशनल पार्क में है, और यहां पर क्या बताया केवलादेव, ठीक है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन कहां पर है, केवलादेव नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। और ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। दोनों ही हमें कहां देखने को मिलते हैं, केवल अब राजस्थान में। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहां पर ये भी समझ लेना है एक बार, चलो आ जाओ ये क्लियर कर देते हैं। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो आपका इंडेंजर्ड है और वुल्नरेबल है, इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होती हैं स्पीसीज जो आपकी समझिएगा 70 से 90% जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, है ना, 70 से 90% उस स्थान की जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। वहीं जो आपकी 50 से 70% है अगर स्पीसीज खत्म हो रही हैं तो इंडेंजर्ड है, और अगर 30% के अराउंड अगर स्पीसीज खत्म हो गई हैं तो आपकी वो वुल्नरेबल में है। समझ में आया। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आपकी 70 से 90% स्पीसीज अगर खत्म हो गई तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और अगर 50 से 70% आपकी स्पीसीज खत्म हो गई है तो इंडेंजर्ड में है। 30% के अराउंड अगर स्पीसीज खत्म हो गई हैं तो आपकी क्या है वो, तो फिर आपकी वल्नरेबल में आती हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अब घड़ियाल। अब देखो घड़ियाल कहां पर मिलता है, स्वच्छ जल में मिलेगा। स्वच्छ जल में मतलब है चंबल वगैरह का जो क्षेत्र है भारत में, यहां घड़ियाल देखने को मिल जाते हैं। नामदफा जो है, नामदफा देखो जो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, यहां पर ही यह नामदफा देखने को मिलती है, नामदफा गिलहरी, ठीक। पिग्मी हाग देखो ये विश्व का सबसे छोटा सुअर है, पिग्मी हाग, यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। कश्मीरी हंगुल, कश्मीरी हंगुल देखो कश्मीर में ये बारासिंघा है, कश्मीर का दांची गांव आपका नेशनल पार्क है, वहां पर ये कश्मीरी हंगुल देखने को मिलता है। तो ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले हैं इनका राज्य भी आपको क्लियर होना चाहिए, आखिर ये कहां पर मौजूद है, क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में ये मौजूद है भारत में, इसीलिए इनकी लिस्टिंग जो की गई है IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, इनको विशेष प्रोटेक्शन देने की भी आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अब भारत में इनके संरक्षण के लिए, जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इनके प्रयास को समझने से पहले भारत में देखना है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं। देखो बायोस्फीयर रिजर्व हमने देख लिया है कि क्या होता है, ये यूनेस्को के द्वारा 1971 में कॉन्सेप्ट लेकर आया गया मैब का, है ना। मैब के अंतर्गत भारत के 12 ही आते हैं, लेकिन अगर भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जाए कितने हैं तो 18 हैं। अभी इसको मैप पर देखते हैं, जो मैप आपके बुक में दिया हुआ है उसी मैप पर समझ लेंगे इसको अच्छे से, है ना, कौन कौन से हैं, और सारी लोकेशन भी मैप पर देख लेंगे। आपको भी एक बार क्या करना है, मैप भारत का लेना है और उस पर फिल कर लेना है सारे, तो मैपिंग भी क्लियर होगी आपकी, साथ ही साथ आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है नेशनल पार्क। देखो वर्तमान समय में भारत में 106 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 573 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी वर्तमान में भारत में मौजूद है। कम्युनिटी रिजर्व और जो कंजर्वेटिव रिजर्व होता है, कंजर्वेशन रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है। देखो कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है, कोई भी स्टेट का जो लैंड होता है, स्टेट के लैंड को उठा करके उस वन्य जीव के लिए वो संरक्षित कर दी जाती है। तो सारे के सारे इंसिटू हैं, है ना। इंसिटू मतलब क्या होता है, उसके प्राकृतिक आवास को ही प्रोटेक्शन दे दिया जाए अगर तो। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व हमें पूरा पता है। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क हुआ होता है जहां पर प्रोहिबिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, जहां ज्यादा प्रोहिबिशन लगाया जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा आपके प्रतिबंध लगे होंगे, वो नेशनल पार्क का एरिया होता है। तो कभी आप देखते होंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है
वह भी नेशनल पार्क के रूप में इसीलिए घोषित कर दिया जाता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है नेशनल पार्क की तुलना में, नेशनल पार्क की तुलना में यहां पर कम जो है प्रतिबंध लगे होते हैं, बस इतना याद रखो, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। फिर जो ये कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व, ये दोनों क्या होते हैं? देखो स्टेट के द्वारा ही डिक्लेयर किए जाते हैं, दोनों डिक्लेयर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये सरकार की, स्टेट की ही कोई लैंड होती है उसको ही वो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित कर देती है। और कम्युनिटी जो रिजर्व होता है ये कम्युनिटी की, यानी कि स्टेट की नहीं, किसी कम्युनिटी की वो लैंड होती है, उसको वो क्या कर सकती है, कम्युनिटी रिजर्व के रूप में स्टेट घोषित कर सकती है। यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में एक क्वेश्चन है, देखो आपने पढ़ा होगा सभी ने, जब घटनासार की होगी, नहीं की है तो कर लेना, वहां अटापाडी हमने बताया था, अटापाडी कंजर्वेशन रिजर्व है जो जनवरी से जून तक का करंट हम लोगों ने किया है, उसमें अटापाडी कंजर्वेशन रिजर्व जो महाराष्ट्र का है, इसे नया घोषित किया गया है। इसके बाद आपको बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से नए 3 जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं जिनको घोषित किया गया, अभी लेटेस्ट की न्यूज है ये, करंट की, जिन्हें नए कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, कौन से बने हुए हैं भाई, है ना, संरक्षण रिजर्व जिन्हें बोलते हैं। अब ये हो गई कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात। अब आती है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो 18 हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें से 12 जो हैं यूनेस्को के मैप में जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। आ जाओ इसको इसी फिगर में ही देखते हैं, ठीक है। अच्छे से फिगर बना करके वो दिखाया गया है, एक सेकेंड। ये है देखिए 18, यहां पर देखो बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहे होंगे, एक एक करके ऊपर से देखते चलते हैं। सबसे पहला आपको दिखा पंचमढ़ी का, ठीक है, तो सबसे पहले पहला ही देखते हैं ना, तो इस बहाने याद रहेगा। तो जो नीलगिरी है आपका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पूछा जाए सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी का है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक बात और याद रखना, ये देखो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ी कहां पर आती हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। बोले हाँ, तो बोले नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहां पर आएगा, तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, याद रखना। जो बायोस्फीयर का पार्ट बना है वो तमिलनाडु का क्षेत्र बना हुआ है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगस्ता मलाई कहां पर है, अगस्ता मलाई ये, तो अगस्ता मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये केरल में है और तमिलनाडु में है। फिर मन्नार की खाड़ी जो है दूसरा सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार की खाड़ी। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का हो गया। वहीं अचानक मार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में है, ध्यान से देखना। और सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा देखो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ के रण का है, ध्यान से समझना, यहां पर गलती मत कर देना। यहां बायोस्फीयर रिजर्व अगर कहा जाएगा सबसे बड़ा कच्छ का रण है, और ये सुंदरबन मत मार देना, कभी कभी गलती हो जाती है। सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, ठीक है, अभी आगे ये भी आएगा। सबसे बड़ा भारत का मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है, सुंदरबन है। भारत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो कच्छ का रण है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नोकरेक है जो मेघालय में है। फिर डिब्रू सैखोवा, ये सबसे छोटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण, सबसे छोटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। फिर दिहांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में है, और मानस मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, असम में है। फिर कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड में है। कोल्ड डिजर्ट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। पन्ना देखो सबसे लेटेस्ट है, पन्ना सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी है 2011 में। और वही मैब में जो वर्तमान समय में कितने हैं, 12 हैं। तो वर्तमान समय में 12 हैं, और 12वां जो है 2020 में कौन बना है, तो वही जो सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2011 में शामिल हुआ था ना, अभी तक 18वां, वही 12वां जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा शामिल हुआ, यही पन्ना ही शामिल हुआ है। तो अगर पूछा जाए बायोस्फीयर रिजर्व में 18वां कौन सा है, तो वो पन्ना ही है। और जो यूनेस्को के मैप वाले में 12वां सबसे लेटेस्ट 2020 में कौन शामिल हुआ, वो भी पन्ना ही है, ठीक। उसके बाद पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमने देख लिया 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत में मौजूद हैं। लेकिन क्या ये 18 के 18 यूनेस्को के मैप में, मैन एंड बायोस्फीयर में आते हैं, बोले नहीं आते हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। कितने आते हैं, 12 आते हैं। अब 12 आते हैं, इन 12 को याद करने से ज्यादा अच्छा क्या है, जो 6 नहीं आते हैं। 18 से जो 6 नहीं आते हैं वो हमें पता हो, तो हम देखेंगे ऊपर से देखते हैं, 4 जो ऊपर के मिलेंगे, 2 नीचे साइड के जो आपके मैप में नहीं आते हैं। 4 ऊपर के कौन से हैं, एक तो कोल्ड डिजर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का, इसको नहीं शामिल किया गया है। और मानस असम का, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा असम का। 2 असम के हैं, मानस और डिब्रू सैखोवा, इसको नहीं शामिल किया गया है, यूनेस्को के पैरामीटर में सेट नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए मैप में इसको शामिल नहीं किया गया। कोल्ड डिजर्ट जो हिमाचल प्रदेश का है और अरुणाचल प्रदेश का दिहांग दिबांग है, इन चारों को भैया यूनेस्को ने मैप में शामिल नहीं किया है। और फिर नीचे के 2 कौन से हैं, एक शेषाचलम का है जो आंध्र प्रदेश है, शेषाचलम जो बायोस्फीयर है,
और एक आपका कच्छ का रण जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। तो यहां हाईलाइट करके वही केवल हाईलाइट करके दिखाए गए हैं जो आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। इसके अलावा बचते हैं जो 12 वो सारे के सारे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। क्लियर हो गया। आगे आते हैं कोराल पर। देखो कोराल को समझना है तो बहुत आसान है, कैसे समझो यहां कहानी से। कोराल क्या होता है, पढ़ा तो है हमने पीछे भी इसको। कोराल एक जीव होता है, ठीक है, कोराल एक जीव होता है और एक इसके साथ में एल्गी रहता है, जूजेंथली। क्या नाम होता है, जूजेंथली। अब समझते भैया, हमने पीछे जो बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ा पिछले वीडियो में, तो बायोटिक इंटरेक्शन में एक इंटरेक्शन था सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं, उसमें ही था म्यूचुअलिज्म था, याद है कि खा गए, अगर खा गए हो तो रिवीजन कर लो। उसमें ही एक था म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म वाला ही रिलेशन यहां पर दिखेगा कोराल में और जूजेंथली में। कैसे भैया, जूजेंथली को समझ लो, इसकी बीवी है ना, बीवी है और ये इसके लिए खाना बनाती है। और कोराल क्या है भैया, घर देता है रहने के लिए, ठीक है। तो कोराल जो जीव है इसके ही टिश्यूज में आकर के ये रहते हैं, जूजेंथली इसके साथ में, और तभी ये रंग बिरंगे घर को हरा भरा नीला, है ना, ये करती है कौन, जूजेंथली नामक जो बीवी है इसकी, एल्गी। ये क्या है भाई, एल्गी है। तो दोनों जो है म्यूचुअल रिलेशन के साथ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड कौन है, कोराल है, समझने के लिए है, कोराल है और जूजेंथली क्या है, इसकी बीवी है। दोनों एकदम म्यूचुअल रिलेशन बनाते हुए मस्त रहते हैं, और इसी को ही बोला जाता है भैया, तभी निर्माण होता है प्रवालों का, और प्रवाल तभी बहुत कलरफुल एकदम दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ। तो प्रवाल कलरफुल दिखाई देते हैं, दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन, वो भी म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअलिज्म जिसको बोलते हैं, मस्त रह रहे हैं। रहने के लिए देखो कुछ चीजें इनके लिए जरूरत होती हैं, स्वच्छ जल होना चाहिए, टेम्परेचर 25 से 29% के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। इसी तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रवालों के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। अब भारत में आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पर देखो प्रवाल मौजूद है। तो भारत में जो 4 क्षेत्र हैं जहां पर आपका प्रवाल मौजूद है, एक है आपका देखो मन्नार की खाड़ी, सॉरी कच्छ की खाड़ी में, हाँ मन्नार की खाड़ी भी है, लेकिन अभी हम कच्छ की खाड़ी देख रहे हैं। पहला है आपका जहां पर प्रवाल मौजूद है, दूसरा लक्षद्वीप का क्षेत्र है, तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार जो मन्नार की खाड़ी है, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप। तो 4 क्षेत्र हैं जहां पर भारत में प्रवाल मौजूद रहते हैं। अब समझेंगे इन प्रवालों में भी अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर दिखेगी, तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी दिखेगी वो अंडमान निकोबार द्वीप में दिखेगी। जो अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवाल मौजूद हैं आपके, वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिखाई देते हैं। और अगर पूछा जाए एरिया, अगर एरिया वाइज सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, तो हमने भारत का मैप बनाया, यहां पर लिख दिया डी, मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहां पर प्रवाल की ज्यादा है। इधर लिख दिया ए का मतलब क्या है, यहां पर सबसे ज्यादा एरिया है ना। तो एडी आपको ऐसे याद भी रहेगा, तो आपको मैप आएगा आपके दिमाग में, और ध्यान से आपको समझना है कि हमने ए फॉर एरिया मतलब लक्षद्वीप में जो है एरिया सबसे ज्यादा है प्रवालों का, और डी फॉर डाइवर्सिटी था जहां पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम एरिया कहां पर है, तो यही मन्नार की खाड़ी में सबसे कम एरिया आपको मिलेगा, और जो कच्छ की रण है यहां पर सबसे कम आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। और यहां गलती कहां कराएगा जानते हो, ये एक क्षेत्र है मन्नार की, यहां कच्छ की खाड़ी ना देकर के क्या दे देगा, खंबात की खाड़ी दे देगा ऑप्शन में। अब खंबात की खाड़ी में कंफ्यूज मत हो जाना, खंबात की खाड़ी में कोई भी प्रवाल नहीं मिलता है, यहां खंबात की खाड़ी में कोई प्रवाल नहीं मिलता है, गलती कराता है तो खंबात की खाड़ी से ही कराता है। क्लियर। और आपसे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा सबसे ज्यादा हमने बताया लक्षद्वीप, और डाइवर्सिटी पूछेगा सबसे ज्यादा जो विविधता है वो आपकी अंडमान निकोबार में है, ठीक है। सबसे कम डाइवर्सिटी भी है यही कच्छ की खाड़ी में है, और फिर सबसे कम एरिया कहां पर है, गल्फ ऑफ मन्नार में सबसे कम क्षेत्रफल दिखता है इन प्रवालों का। प्रवालों के प्रकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से देखो 3 तरीके के प्रवाल दिखाई देते हैं। एक फ्रिंजिंग रीफ होती है, बैरियर रीफ होती है, एटॉल रीफ होती है। ज्योग्राफी की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर दिया गया था, अगर नहीं किया हुआ है तो ज्योग्राफी की देख लेना लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था। जो फ्रिंजिंग रीफ होती है, तट के किनारे किनारे जो प्रवालों का, या प्रवाल देखो प्रवालों की जो रीफ होती है, भित्ति क्या होती है, प्रवालों से बनने वाली जो दीवार होती है, तो वो आपकी कहलाती है फ्रिंजिंग रीफ। और जो बैरियर रीफ होती है, जैसे समुद्र के द्वारा कुछ बैरियर्स बना दिए जाते हैं, है ना, तट के किनारे, और फिर उसके उस बैरियर के कारण ही जिस जो प्रवाल का जो विकास होता है वो आपकी बैरियर रीफ कहलाती है। और तीसरी एटॉल रीफ होती है। एटॉल रीफ मतलब होता है, देखो ऊपर से जब देखोगे इस एटॉल रीफ को तो घोड़े के नाल की तरह दिखाई देती है। घोड़े की नाल की तरह का मतलब है, जब देखो बीच में क्या होता है, बीच में ये जब आप प्रवाल देखोगे एटॉल रीफ, तो बीच में जल भर जाता है, किनारे किनारे का भाग जो दिखाई देता है यही घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको एटॉल रीफ बोला जाता है, इस प्रवाल भित्ति को। इसके उदाहरण क्या है, फ्रिंजिंग रीफ के उदाहरण है सबसे अच्छा अंडमान निकोबार द्वीप की जो है, ये फ्रिंजिंग रीफ के अंतर्गत आती है। वहीं जो लक्षद्वीप वाली है ये आपकी एटॉल द्वीप, एटॉल के अंतर्गत आती है। याद रखना, भारत की याद रखना महत्वपूर्ण तरीके से। जो अंडमान निकोबार द्वीप में हमने देखा
यहाँ जो कोरल्स हैं, आपकी कोरल रीफ हैं, ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? फ्रिंजिंग रीफ के अंतर्गत आती हैं। और जो लक्षद्वीप में है ये एटॉल रीफ के अंतर्गत आती हैं। और जो बैरियर रीफ है ये तो आप जानते हो सब, है ना, सभी जानते हो। जो विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। फ्लोरिडा की जो रीफ है वो यूएसए में है, क्लियर। और जो एटॉल में देखो फुनाफुटी, है ना, फिजी एटॉल, ये सारी प्रशांत महासागर में मौजूद हैं। मालदीव की जो कोरल रीफ है यह भी आपकी एटॉल रीफ है। समझ में आया? इसीलिए इतनी सुंदर दिखाई देती है। ठीक, अब भारत में जो भी आपके कोरल रीफ से संबंधित जो भी तथ्य आपके पूछे जाएंगे वो सारे मैक्सिमम कवर हो गए हैं। मैंग्रोव को लेकर के कुछ नहीं यार। मैंग्रोव क्या होता है? लवड़ी क्षेत्र में क्या होता है, मैंग्रोव की जड़ें इस तरीके से होती हैं कि ये जो लवड़ है, पानी में जो लवड़ होता है ना, उस लवड़ को निकाल करके इन जड़ों में, इन रूट्स में ये क्षमता होती है कि वो स्वच्छ जल का प्रयोग कर लेती हैं। इसीलिए वहां की लवड़ी जल में भी ये मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं, जैसे सुंदरवन के आसपास के जो क्षेत्र हैं, मैंग्रोव क्षेत्र, ये जो क्षेत्र में उगने वाले जो वन हैं, सुंदरी वन होता है। ठीक है, सुंदरी वन के कारण ही इसको सुंदर वन बोला जाता है। तो यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें पहला काम तो करती हैं, जो लवण को बाहर निकाल के स्वच्छ जल को एब्जॉर्ब करती हैं, यूज कर सकती हैं। तो इसीलिए ये वनस्पतियों का विकास होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा, इनकी जड़ें जल से बाहर आकर के श्वसन कर लेती हैं, तो इस तरीके से ये अपना सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये मैंग्रोव पारितंत्र है। और मैंग्रोव पारितंत्र का फायदा अगर समझना है ना, तो सुनामी आप सभी ने सुना होगा। ये क्यों इतना जरूरी होते हैं, इनका प्रोटेक्शन क्यों इतना आवश्यक होता है मैंग्रोव वनों का? देखो, आपने सुनामी पढ़ा होगा, तो सुनामी कब आती है? सुनामी जब 2004-5 में आती है, तो वहां से जितना भारत का पूर्वी तट है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन सुंदरवन वन में देखो सबसे ज्यादा, सबसे घने मैंग्रोव पाए जाते हैं, पारितंत्र पाया जाता है। बोले सुंदरवन का क्षेत्र जो है इस पर प्रभाव बहुत कम पड़ा था। उसका कारण खोजा गया, वैज्ञानिकों ने खोजा, तो वहां की जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, वहां की जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, तो वो मृदा का जो अपक्षय होता है उसको रोकती हैं। ठीक है, तो मृदा का जो क्षय होता है उसको रोकती हैं। इसके माध्यम से जो सुनामी है उसका इंपैक्ट वहां बहुत कम पड़ा। वहां की वनस्पतियां, वहां के जीव जंतु, इन पर नकारात्मक प्रभाव ना के बराबर देखने को मिला। इसीलिए इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है मैंग्रोव वनस्पतियों का। और इनमें जो जड़ें होती हैं वो न्यूमेटोफोर्स के नाम से जानी जाती है। इन जड़ों को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो मतलब विषम परिस्थितियों में भी इस तरीके से विकसित होती हैं कि आपको भी देखो, आपको भी क्या करना है? न्यूमेटोफोर्स जड़ों की तरह ही बनना है, चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमारे कार्य से, है ना, हमारे कार्यों से ही हम जाने जाएंगे। अब देखो, इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये पेड़ जो है कितनी इसकी जड़ें ताकतवर होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पहले ही समझ लिया कि सुंदरवन का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक, देखो पूछा जाए एरिया वाइज, सुंदरवन का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। और कच्छ का रण, यानी कि जो खंभात की खाड़ी है और कच्छ का रण है, दो मैंग्रोव पारितंत्र पाए जाते हैं। तो अगर राज्य के स्तर पर पूछा जाए तो गुजरात है। अगर राज्य के स्तर पर पूछा जाए गुजरात है। लेकिन अगर कोई इकोसिस्टम पूछा जाए सबसे बड़ा किसका है, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम किसका सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो सुंदरवन का। ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन सा है? सुंदरवन का है। और सबसे ज्यादा अगर मैंग्रोव एरिया वाइज पूछा जाए किस राज्य में है, तो वो गुजरात में है। ठीक, दोनों प्रश्न देखो आपसे यहां पूछे जाते हैं। और ये सारे नाम दिए हुए हैं। इकोलॉजी हमने देख लिया, हैकल हो गया। जैव विविधता हमने देख लिया, बायोडाइवर्सिटी, रोसेन हो गए। और बायो आपका यहां देखिए कहां गया, इकोसिस्टम, टॉन्सले हो गया। हरित विकास एडम्स के द्वारा। पारिस्थितिकी निके शब्द किसने दिया था? ग्रीन ने दिया था। ये सारे जितने नाम दिए हैं ना, ये सारे एकदम रट लेना, और ज्यादा दो चार तो यहां याद ही करा दिए गए हैं। डाइक्लोफेनेक वाली जो कंडीशन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है, बहुत रेयर है क्वेश्चन बने। डाइक्लोफेन में क्या हुआ था? जीव जंतुओं को देखो दर्द निवारक जो दवा होती है डाइक्लोफेन दी जाती थी। अब ये जीव जब मरते थे, मरने के बाद गिद्धों के द्वारा इनका भक्षण किया जाता था। तो गिद्धों के द्वारा जब भक्षण किया गया तो ये पाया गया कि गिद्ध जो है बुरी तरीके से मरने लगे। क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेन ये शरीर में रहती थी, वही शरीर से गिद्धों के शरीर में जाती थी, और गिद्धों की किडनी फेलियर की समस्या आ रही थी। तो इसीलिए 2006 में यहां पर डाइक्लोफेन पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे ही 2006 में डाइक्लोफेन पर प्रतिबंध लगता है, तो कोई ना कोई इसका अल्टरनेट तो लाया जाएगा। तो इसका अल्टरनेट लाई जाती है जो मेडिसिन होती है, उसका नाम होता है मेलाक्सिकम। अगर अब प्रश्न बनेगा तो इसी मेलाक्सिकम से बनेगा, यानी कि मेलाक्सिकम जो है उसको रिप्लेस करती है। अब डाइक्लोफेन की जगह जानवरों को दर्द निवारक के रूप में, बुखार आदि में कौन सी दवा दी जाती है? मेलाक्सिकम दवा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। आईयूसीएन को हमने अच्छे से समझ लिया, इसके बाद सारे जीव समझ लिए। अब आगे देखते हैं, आगे है वेटलैंड। लास्ट टॉपिक क्या है आज का? वेटलैंड है। आ जाओ, वेटलैंड को बहुत अच्छे से यहां पर समझते हैं, अलग से एकदम। वेटलैंड क्या होता है भाई? वेटलैंड देखो, जो भी आपके स्थलखंड दिख रहा है भारत में पाई जाने वाली जितनी दलदली भूमि है, जैसे नदी है, झील है, तालाब है
है ना, इस पे आपको यहां पर देखो जितनी यहां पर नमी युक्त जमीन है ना, जो दलदली भूमि आपको दिखाई देती है, इसके आसपास की, इसके किनारों पर जो दलदली भूमि होती है वही आपकी आर्द्र भूमि कहलाती है या वेटलैंड कहलाती है। तो यहां पर भी बहुत सारे वन्य जीव, बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं। तो एक तो बायोडायवर्सिटी के, जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये काफी समृद्ध क्षेत्र होता है। तो अब जब समृद्ध क्षेत्र होता है तो इसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। बोले हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो वेटलैंड के लिए क्या भैया कोई प्रयास किया गया इसके प्रोटेक्शन के लिए? बोले हाँ बिल्कुल किया गया। अब जानते हैं कि वेटलैंड के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। सबसे पहले यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं ये कहाँ बैठते हैं वेटलैंड्स वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए? यहाँ समझना, पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आर्द्र भूमियों को लेकर के थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, फिर करंट से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा वेटलैंड का तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक और करंट कोई भी पोर्शन यहाँ छूटेगा नहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो अब देखो आर्द्र भूमियों पर सबसे पहले 2 फरवरी 1971 वर्ष रहता है 1971 का, तारीख है 2 फरवरी की। ईरान में ही एक जगह है, उस जगह का नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। तो रामसर में जो लीडर होते हैं बैठते हैं और कहते हैं कि यार ये जो वेटलैंड है ना इसको भी प्रोटेक्शन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये चर्चा होती है 2 फरवरी को। तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 2 फरवरी को ही हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं भाई? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है इसी तिथि को ही। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ईरान में वर्ष 1971 में बैठ करके रामसर कन्वेंशन हो रहा होता है, जो वेटलैंड के लिए आगे कानून नियम वगैरह बनाता है कि कैसे वेटलैंड्स वगैरह को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। अब यहां पर बैठे भाई, कन्वेंशन हुआ यहां पर। अब इसको लागू कब से किया गया? वर्ष 1975 से ये लागू है। याद रखना दोनों चीजें पूछी जाती हैं। 1971 में ये बैठकर यहां पर बैठक हो रही है वेटलैंड्स को लेकर के, लेकिन ये लागू कब से होता है? 1975 में, 1975 में ये लागू किया जाता है। यहां एक चीज और निकल कर आती है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ भाई? भारत यहां जो शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को शामिल होता है। ये तारीखें तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। यहां गलती कहां कराएगा? यहां 1 फरवरी की जगह देगा 2 फरवरी। आपको लगेगा यार 2 फरवरी को रामसर में बैठक हुई थी और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, तो भारत भी यहां पर 2 फरवरी को ही यहां पर शामिल होता होगा, है ना? नहीं भाई, कब है? 1 फरवरी को है। ये तारीख याद रखना। और वर्ष कौन सा है? 1982। वर्ष तो एकदम रट लेना है क्योंकि यहाँ 1983, 1985 इस तरीके से वर्ष करता है। या बोल देगा भारत के संस्थापक सदस्यों में से था? नहीं। भारत कब शामिल हो रहा है रामसर कन्वेंशन में? 1 फरवरी 1982 को यहां पर शामिल हो रहा है। क्लियर हुआ? जितनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां हो सकती थी रामसर को लेकर के ये हमने समझ ली। अब देखते हैं कि यहां पर रामसर साइट्स कुछ महत्वपूर्ण है, अभी हम मैप पर देख लेंगे जो महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं। चूंकि टोटल अभी कितनी है? टोटल अगर आपको लगता होगा जून तक का करंट पढ़ा होगा ना तो 82 समझ में आ रहा होगा। नहीं भाई, 2 और बढ़ चुकी हैं, 82 से हो चुकी हैं 85। अब आपका क्या काम है? आपका काम है ये 3 बतानी है। इन 3 में मैं 2 बता दूं, 2 तमिलनाडु से हैं और 1 आपकी मध्य प्रदेश से है, ठीक है। 1 आपकी मध्य प्रदेश से है, 2 देखो आपकी बर्ड सेंचुरी है और 1 जो है जलाशय है। इतना हिंट दे दिया है। आपका काम है ये 3 आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं बताओगे अगला वीडियो नहीं बनेगा, श्योर बात है। क्लाइमेट चेंज पर अगर वीडियो अगला चाहते हो भाई तो आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा कि 3 आपकी नई जो वेटलैंड शामिल की गई हैं, अभी अगस्त महीने की न्यूज है, वो 3 वेटलैंड्स कौन सी हैं? टोटल अब हो चुकी हैं कितनी भैया? 85 वेटलैंड्स हो चुकी हैं। भारत की बात की जा रही है। विश्व के स्तर पर भी आपको बतानी है कि भाई वेटलैंड जो है विश्व में सर्वाधिक किस देश के पास है। ये आपकी मैगजीन में ही दिया हुआ है, जो आप घटना चक्र की पिक्टोरियल बुक है इसमें दिया हुआ है कि विश्व के स्तर पर सर्वाधिक जो आपकी वेटलैंड रखने वाला राज्य कौन सा है, ये कमेंट में बताना है। 4 ही चीजें पूछी गई हैं, 3-4 चीजें पूछी हैं वीडियो के दौरान, और अगर उसके आंसर दोगे आप तो समझ लेना भाई आगे वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप अपने स्तर से जब पार्टिसिपेशन नहीं दिखाओगे तो फिर मजा नहीं आता बनाने में भी फिर, है ना। तो मजा तभी आता है जब दोनों साइड होना चाहिए। अब यार यहाँ सामने तो बैठे नहीं हुए हो, है ना, जो सामने अगर बैठे होते तो फिर पूछता मैं एक-एक से। अब अभी सामने नहीं हो तो कम से कम कमेंट तो करो, गूगल करके करो। ऐसा तो है नहीं कि गूगल करने से मना किया, गूगल करके भी आप सीखोगे कुछ चीजें। अब 85 में से अगर पूछा जाए सर्वाधिक वेटलैंड्स किसके पास हैं, किस राज्य में हैं, तो सर्वाधिक वेटलैंड्स हैं भाई तमिलनाडु में। ध्यान से सुनना, तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं। अभी तक 16 थी लेकिन 2 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल तमिलनाडु में वेटलैंड्स हो चुकी हैं 18। कितनी वेटलैंड्स हैं तमिलनाडु के पास? 18 हैं। अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, तो तमिलनाडु के पास में है, 18 हैं। और यूपी में कितनी है? 10 हैं। आ जाओ अब 10 को देखते हैं। यूपी पीसीएस दे रहे हो तो 10 पता होनी चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उनके राज्यों का नाम पता होना चाहिए, और यूपी में क्या है आपको जिलों का नाम भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए?
कौन सी आर्द्रभूमि किस जिले में है, यूपीपीसीएस अगर दे रहे हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10 आपकी आर्द्रभूमियां हैं, उनके जिलों का नाम पता होना चाहिए। चलो आते हैं भाई आर्द्रभूमि पर, हमने सारा फैक्चुअल देख लिया, समझ लिया। हाँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड छूट गया। देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बिल्कुल इजीली समझो, क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। हमने रामसर साइट्स बनाई, रामसर साइट्स में 85 शामिल है ना। अब रामसर साइट्स में से कुछ ऐसी आर्द्रभूमि है जो ज्यादा बीमार हैं, जैसे हॉस्पिटल में आपने कुछ मरीज रखे, अब उन मरीज से कुछ ऐसे मरीज एक दो होते हैं जो आईसीयू में रखने लायक होते हैं, है ना। तो वही दो मरीज जो होते हैं, तो वही यहाँ पर ऐसी वेटलैंड्स जो बहुत जरूरत से ज्यादा बीमार हो गई हैं, उन्हें हम रखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। कहाँ रखते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सबसे पहले कौन सी रखी गई भाई, केवलादेव रखी गई और आपकी चिल्का रखी गई। दो जो आपके थे वेटलैंड, केवलादेव और चिल्का, सबसे पहले यही आपके देखो वेटलैंड में शामिल भी हुए थे भारत के। भारत में अगर सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया था, इन्हीं दो वेटलैंड्स को किया गया था। और सबसे पहले मॉन्ट्रेक्स में जो शामिल हुए थे वो भी यही दोनों थे, केवलादेव और चिल्का। आगे इसमें लोकटक झील भी शामिल हो जाती है। तो मॉन्ट्रेक्स में 3 आपके वेटलैंड शामिल हुए, लेकिन थोड़ा और आगे चल के चिल्का जो है वो निकल आई इससे बाहर। चिल्का ने अपनी स्थिति सही कर ली भाई, आईसीयू से बाहर आ गए। अब बचे कौन कौन आईसीयू में, अभी वर्तमान समय में केवलादेव और लोकटक, दो वेटलैंड हैं जो अभी भी आईसीयू में हैं। तो बोले आईसीयू से बाहर आना है तो सरकार को यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए अच्छे काम स्टेप उठाने पड़ेंगे, जो चिल्का में किया गया, ठीक है। चिल्का को जो है गाद वगैरह के जमा होने के कारण ही इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अब इसको यहाँ पर यहाँ की सरकार के द्वारा बढ़िया से काम कर लिया गया है और अब इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से आईसीयू से बाहर कर दिया गया है। दो केवल वेटलैंड रह जाती हैं, कौन सी, केवलादेव और लोकटक, याद रखना ये चीज। तो मॉन्ट्रेक्स को लेकर के ये इंफॉर्मेशन थी। अब कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी वेटलैंड्स हैं, जो देखो ऐसे नाम होते हैं जो बहुत आसान नाम होते हैं, वो तो आप कर ही लोगे। जैसे केवलादेव पूछेगा राजस्थान, आप बता ही दोगे, है ना, मैच करने को आता है। एक तरफ आर्द्रभूमि होगी, एक तरफ राज्य के नाम दिए होंगे जो इजी इजी वाले होते हैं। सांभर आएगा, अगर आप मार ही दोगे यार सांभर राजस्थान में है, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, ये तो इजिली बूलर आएगा जम्मू कश्मीर, हर कोई बच्चा बच्चा मार देगा। तो यहाँ जो हाईलाइटेड वो की गई हैं, जो नाम थोड़े से टफ हैं, जो सुने नहीं होते हैं और जिनका राज्य आ जाता है तो दिक्कत होती है मिलाने में। जैसे महाराष्ट्र की है नांदूर मधमेश्वर, महाराष्ट्र में नांदूर मधमेश्वर है। और सुंदरवन क्यों किया गया है, मार तो दोगे, लेकिन सुंदरवन के बारे में याद रखना है कि ये भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है। अगर भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया कौन सा है तो यही सुंदरवन जो वेटलैंड है, ठीक। अब पंजाब से जैसे कांजली अगर पूछा गया, तो पंजाब से अगर पूछे कांजली वेटलैंड कहां पर है, पंजाब में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये वेटलैंड हरियाणा से है। नल सरोवर बहुत पूछा जाता है, नल सरोवर देखो गुजरात में है, याद रखना। नल सरोवर जो बर्ड सेंचुरी है, ये भी देखो आर्द्रभूमि के रूप में शामिल है, रामसर साइट्स में है। कहां है, गुजरात में है नल सरोवर। कर्नाटक में देखो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है, रंगनाथिट्टू कहां पर है, कर्नाटक में है। जहां सिंगल सिंगल है वो तो जरूरी याद रखो, जैसे नंदा झील, नंदा झील कहां की है, गोवा की है। नंदा झील गोवा की है। पिचवरम मैंग्रोव कहां का है, तमिलनाडु का है। अब तमिलनाडु से देखो यहाँ 16 दी है, इसमें ऐड कर लेना 2 18, क्योंकि अपडेटेड नहीं है बुक में, तो 16 + 2 18 कर लेना, तमिलनाडु में हो चुकी है। पाला जो आर्द्रभूमि वेटलैंड है, मिजोरम में स्थित है। रुद्रासागर त्रिपुरा में है, जो हाईलाइटेड की गई है ना, आप लोग भी इसको अपने बुक पर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सिंगल सिंगल वाली जो होती है एग्जाम में बहुत रिपीट होने के, पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम है, पॉपुलराइज नाम है उस वेटलैंड के नाम से और सारे नाम, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या चर्चा में रहता है, तो वो आप लोग कर लोगे, इजिली कर लोगे। लेकिन जैसे रुद्रसागर झील आ जाएगा, वहां नॉर्थ ईस्ट के कई अगर राज्य दे देगा, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे दे कंफ्यूज हो जाओगे। तो रुद्रसागर जो झील है, याद रखना है, त्रिपुरा में है, ठीक है। रुद्रसागर त्रिपुरारी देखो आपके भगवान हो गए, और रुद्र भी आपके भगवान है, तो ऐसे याद रखना, त्रिपुरा में आपका रुद्रसागर झील मौजूद है। काबरताल देखो आर्द्रभूमि बिहार में है, यहां भी देखो अपडेटेड नहीं है। 80 थे, 80 से जब 82 हुई थी वेटलैंड, तो नागा और नकटी हमने पढ़ा था ना घटनासार में, नागा और नकटी 2 वेटलैंड देखो शामिल हुई थी। तो अब बिहार में 3 हो चुकी हैं, काबरताल के साथ साथ नागा और नकटी भी हो चुकी है। इसके बाद 3 और वेटलैंड है जो आपको कमेंट में बतानी है कौन सी हुई है। 2 तमिलनाडु से है, 1 मध्य प्रदेश से है। असम में दीपोर बिल है। रेणुका जो वेटलैंड है सबसे छोटी वेटलैंड है, सबसे बड़ी सुंदरवन है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी रेणुका है और सबसे बड़ी सुंदरवन है। तो ये वेटलैंड के स्तर पर देखो इतनी थी इंफॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण थी वो हाईलाइट करा दी गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 हैं। उत्तर प्रदेश में इन 10 के साथ साथ आपको जिला भी पता होना चाहिए। जैसे ऊपरी गंगा है, ये बुलंदशहर है ना, इस क्षेत्र के आसपास ही ये मौजूद है वेटलैंड। अब नवाबगंज कहां पर है, नवाबगंज आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है ये वेटलैंड, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। और पार्वती अर्गा कहां पर है भाई, गोंडा में है, ठीक। खूब पूछता है ये, यूपी स्पेशल वाले अगर वीडियो देखे होंगे आपने तो एकदम रटे होंगे ये चीजें, वहां रटवा दी गई थी। 2 वीडियो हैं आपके यूपी स्पेशल पर, उसको अच्छे से देख लेना, 2-2 घंटे के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी स्पेशल का। वहां पर ये सारे जो भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट्स हैं एग्जाम में स्टैटिक वाले, वो अच्छे से कवर कर लिए हैं।
समसपुर जैसे आपका रायबरेली में है, ठीक है, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। सांडी आपका देखो हरदोई में है, समान आपका कहां पर है, मैनपुरी में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैनपुरी। सूर सरोवर कहां भैया, सूर सरोवर आगरा में है। हैदरपुर देखो, हैदरपुर भी 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, ठीक है। बखीरा, बखीरा आपका कहां पर है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है। तो संत कबीर नगर जिला में बखीरा आता है आपका वेटलैंड। तो ऐसे आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी के डिस्ट्रिक्ट भी पता होने चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई वेटलैंड आएगा। मैच दी फॉलोइंग में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक तो भी पता होंगे ना आपको, या तो वैसे तो आप सारे याद कर लो, एक बार मैप पर लोकेट कर लो, सारे याद हो जाएंगे आपको वेटलैंड्स वगैरह। तो अब देखो क्या है, बायोडायवर्सिटी को लेकर के हमने जितने फैक्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अगला चैप्टर क्या है, क्लाइमेट चेंज है। देखो ये क्लाइमेट चेंज पर अगला वीडियो रहेगा। अब जो जो बातें वीडियो के अंतर्गत बताई गई हैं उसको आप लोग फॉलो करोगे, है ना, उस तरीके से आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, तो फिर आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आप लोग अपना फीडबैक देना कि जो यहाँ बुक में दी हुई हैं चीजें, जो यहाँ फैक्चुअल स्तर पर दी हुई हैं, इसके कॉन्सेप्ट, है ना, और चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं हो रही, आपको चीजें याद हो रही हैं, कोशिश की जाती है जो तथ्य होते हैं, घनघोर तथ्य जो होते हैं, उन घनघोर तथ्यों को आपको याद करा दिया जाए। और जो वैसी कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें होती है जहां समझाने की जरूरत होती है रुक कर, वो चीजें आपको समझा दी जाए। तो इसके माध्यम से अपनी दोनों की दोनों तैयारी हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल, कैसे भी पूछ लेगा एग्जाम में, आपसे गलत नहीं होगा। तो बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट है मेरी तरफ से रिवीजन वाला है, वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको बढ़िया से रिवाइज करना है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्लाइमेट चेंज के साथ में। और क्लाइमेट चेंज का वीडियो तभी आएगा जब अपना इन्वॉल्वमेंट आप दिखाओगे। याद रखना, ये बात सीरियस एकदम लेना इस बात को, ठीक है। चलो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।